हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और स्वागत है आपका डी कोड सी प्लस प्लस बैच के अंदर। आज की वीडियो में मोस्ट अवेटेड चीज़ मैं कराने वाला हूं, जिसका हमारा नाम है मैप्स और सेट्स। इनको हम हैश मैप्स और हैश सेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जावा के अंदर ऐसे हैश मैप, ट्री मैप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एनीवेज, इसके हम 2 से 3 लेक्चर रखेंगे और आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें अटमोस्ट बेसिक्स और लीड कोड के मैं बहुत अच्छे 5 सवाल कराने वाला हूँ आज। ठीक है, सिर्फ 5 होंगे इस लेक्चर में, लेकिन बहुत अच्छे सवाल है। ईजी है, लेकिन पैटर्न वाइज आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। एक एक ऑपरेशन हैश मैप का इस्तेमाल करना आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो यहाँ का सिंटैक्स है वो याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स के साथ या फिर हैश सेट्स के साथ। तो ऑब्वियसली यार ये क्या है यार, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसको आप कह सकते हो दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विद सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। अब जैसे एरे होता है, वेक्टर होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक्स होता है, क्यूज होता है, ट्रीज होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। सबके अंदर इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग सब देखिए, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हमने समझा है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते थे। फिर ट्रीज थोड़ा हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इतना अमेजिंग है, इसके अंदर मैं किसी भी वैल्यू को अगर इंसर्ट करूँ या पुश करूँ या ऐड करूँ, बेसिकली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1। यहाँ पे आप बस ये देखते रहो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो बस। ठीक है, मैं किसी भी वैल्यू को अगर फाइंड करूँ, मतलब ढूंढूँ कि वो एग्जिस्ट करती है यहाँ या नहीं, किसी भी वैल्यू को, तो वो भी बिग O ऑफ 1 में होता है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होती है सर्च। भाई सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आपको मिल जाएंगी बिग O ऑफ 1 में? नहीं, सबसे बेस्ट सर्चिंग होती है बाइनरी सर्च, या तो एरे में, एक सॉर्टेड एरे में, या फिर एक BST के अंदर। दोनों में लॉग इन होता था, लेकिन यहाँ पे तो O ऑफ 1 है। ठीक है, एवरेज केस की बातें हो रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसी को इरेज करने की या डिलीट करने की, तो वो भी बिग O ऑफ 1 है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है भाई? इंसर्ट, सर्च, डिलीट सब बिग O ऑफ 1। तभी यार जो सेट्स है या हैश मैप्स है वो इतने ज़्यादा पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है ना, कि मतलब इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी अब आगे हम करने वाले हैं ना, भले ही वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करे कभी, भले ही वो ग्राफ्स के अंदर सॉल्व करे, या फिर ट्रीज के कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे इसके अगले लेक्चर में जो कि हैश मैप से हो रहे हैं, या पुरानी स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस, या कुछ ऐसे एरे के क्वेश्चन जो हम पहले गंदी तरीके से करते थे, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देंगे हम। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें इसकी बहुत ही भयंकर होती है सेट्स की। ठीक है, सेट्स की ये 3 चीज़ें बहुत बढ़िया होती है। अब ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बेसिकली आप समझो एक अजीब सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वैल्यूज़ इधर उधर मंडरा रही होती है, आप ये समझ लो। ठीक है, अभी के लिए। और ऐसे ये काम करता है, ये होता है मेरा हैश सेट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फटाफट इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और देखते हैं कि इसके ऑपरेशंस क्या है, सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, इसका इंसर्ट, साइज़, फाइंड कैसे ढूंढ सकते हैं, बेसिकली ये सर्चिंग है। ये मेरे को साइज़ रिटर्न करके दे देगा, ऑब्वियसली स्टैक का साइज़ होता था क्यू का। ये इंसर्ट कर देगा एलिमेंट। यहाँ से बिगिन और एंड हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा एंड तो देख लेंगे, लेकिन इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इरेज भी है। इरेज तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं यार। ठीक है, इरेज का मतलब होता है भाई डिलीट। ठीक है, तो 6 फंक्शंस मोटे मोटे हैं हमारे। फटाफट एक बार आते हैं और सेट्स को हम डिक्लेयर करते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ है सेट्स के अंदर। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ, सेट्स ऐसी चीज़ है कि अगर मैं लिखूँ, मैंने एक सेट बना दिया एस नाम का, मैं लिखूँ एस इंसर्ट, इंटीजर टाइप का बनाया, फिर मैं लिखूँ 1, फिर मैं लिखूँ एस डॉट इंसर्ट 5। मैं इसमें कभी भी वैल्यूज़ डालता हूँ तो आप ये समझो सेट एक ऐसा अजीब सा थैला है या बैग है, कुछ भी है, जिसके अंदर वो वैल्यूज़ कहीं मंडरा रही है। ठीक है, अपनी वैल्यूज़ जा रही है। मैं लिखता हूँ एस डॉट इंसर्ट 11, तो वैल्यू कहीं भी हो जाएगी। अब अगर मान लो मेरे को एक वैल्यू को फेच करना है, मेरे को चेक करना है कि क्या वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा वो। अब आप सोचोगे ये तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा, बिग O ऑफ 1 कैसे हो सकता है? हो सकता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं लास्ट लेक्चर में दूंगा, जो कि थ्योरी होगी कोलिजन्स के ऊपर, हैशिंग के ऊपर। ठीक है, बट आप ये समझो कि यहाँ एक स्पेशल चीज़ चलती है कि भाई बिग O ऑफ 1 ऑपरेशन के अंदर वो ला के दे देता है, मतलब ऐसे ऐसे स्टोर्ड होते हैं ऐसी अजीबो गरीबो जगहों पे। ठीक है, थोड़ा सा कोड करते हैं, अपने VS कोड में आते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो इधर आ जाइए एंड ओपन कीजिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड। C++ प्रोग्रामिंग में आओ। C++ प्रोग्रामिंग के अंदर एक नया फोल्डर बनाओ। फोल्डर का आप नाम रख दो सेट्स, अभी के लिए सेट्स कर रहे हैं। ठीक है, अब सेट्स के अंदर एक फ़ाइल बनाओ, basics
ऑफ सेट्स डॉट CPP। ठीक है भाई, अब इधर देखते हैं, अपना कोड लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड IOStream। ठीक है, अच्छा जैसे अगर मैं वेक्टर को इस्तेमाल करता था तो मैं ये लिखता था ना, हैश इंक्लूड वेक्टर, हैश इंक्लूड स्टैक क्यू। वैसे ही अगर मेरे को सेट को इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट। अब एक चीज़ होती है अनऑर्डर्ड सेट और एक होता है ये अलग चीज़ है दोनों। ठीक है भाई, एक होता है सेट। ठीक है भाई, तो अभी हम दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ वो होती है, हम अभी अनऑर्डर्ड सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम सेट में आप सबसे बोल रहा हूँ तब से, वो सेट नहीं है, वो अनऑर्डर्ड सेट की बात हो रही है। ठीक है, अनऑर्डर्ड ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है बाद में देखेंगे हम, लेकिन एक बार के लिए इधर आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर लिख दो भाई यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन फंक्शन। कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं जैसे आपको याद हो भाई, बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं स्टैक ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं क्यू ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं वेक्टर ऐसे लिखता हूँ, कोई भी नाम दे दो इसका। ठीक है भाई, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सेट कैसे बनाऊँगा। ऑफ कोर्स मैं अभी अनऑर्डर्ड सेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक अनऑर्डर्ड सेट बनाऊँगा। ये देखो अनऑर्डर्ड सेट, इसका अपना डेटा टाइप दे दो, किस चीज़ का है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर। तो मैं जैसे लिखता हूँ इंट और नाम दे देता हूँ यहाँ पे s। ठीक है भाई, ये देखो, अब ये देखो ग्रीन भी हो गया है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो ये ग्रीन से हट जाएगा और एरर आएगा, ये देखो, नो टेम्पलेट नेम्ड अनऑर्डर्ड सेट। लेकिन अगर मैं इसको ठीक कर दूँ तो देखो बढ़िया, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, चल गया, राइट, ये ग्रीन भी हो गया। तो अभी मेरा सेट बन गया। अब मान लेते हैं मेरे को सेट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूँगा? मैं लिख सकता हूँ s डॉट, देखो इंसर्ट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और अपनी कोई वैल्यू लिख लो। अब मान लो मैं सेट के अंदर 1 से लेकर 5 तक की या 1 से लेकर 4 तक की एक बार 4 वैल्यूज़ आपके सामने डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लो, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, इनफैक्ट ये लो मैं 5 वैल्यूज़ डाल देता हूँ। अब मान लो मेरे को इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहली बात, ये स्टोर कैसे होती है? अब जैसे मैंने आपको समझाया टेक्निकली स्पीकिंग, थोड़ा इधर आते हैं और मैं आपके सामने इसको वो करके दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आईपैड वाली स्क्रीन पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो यार, जब मैंने ये किया ना सेट, तो आप ये समझ लो एक बैग मेरा क्रिएट हो गया या एक बॉक्स। फिर मैंने लिखा s डॉट इंसर्ट 1, तो इसमें 1 आ गया। फिर मैंने लिखा s डॉट इंसर्ट 2, कहीं पे भी 2 आ गया। फिर मैंने लिखा 3 आ गया, कहीं पे भी 4 आ गया, कहीं पे भी 5 आ गया। तो ये सब जो एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में इंसर्ट नहीं हुए हैं। जब मैं वेक्टर में पुश बैक करता हूँ तो वो पीछे पुश होते हैं, स्टैक में स्टैक के टॉप पे आते हैं, क्यू में पीछे से रियर से पुश होते हैं, आगे से पॉप होते हैं, ट्री के अंदर भी एक पर्टिकुलर जगह लगता है, लिंक लिस्ट में भी कहीं ना कहीं चीज़ें होती है, ये रैंडम ऑर्डर में होते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहली बात, तो रैंडम ऑर्डर। अब आप बोलोगे यार अच्छा अगर ये रैंडम ऑर्डर में है तो मैं बिग ऑफ 1 में कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन हाँ, मैं बिग ऑफ 1 में फाइंड कर सकता हूँ। तो जब भी मैं इंसर्शन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बस वैल्यू इंसर्ट हो रही है, बिग ऑफ 1 में हो रही है। अब मान लो मेरे को कोई भी वैल्यू यहाँ में से उड़ानी है, तो मैं बस लिख सकता हूँ s डॉट इरेज और जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो हो जाएगी। एक बार बात करते हैं फिर इनको मैं प्रिंट कैसे करूँ, क्योंकि अगर ये रैंडम ऑर्डर में है तो इसकी प्रिंटिंग कैसे हो सकती है? क्वेश्चन ये आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई डिस्प्ले कैसे करें इन एलिमेंट्स को जब ये किसी ऑर्डर में है नहीं, इनके इंडेक्स है नहीं, इनका कोई हेड है नहीं, इनका कोई टॉप है नहीं, इनका कोई फ्रंट है नहीं, तो कहाँ से ट्रैवर्स करें? तो ऐसे केस में मैं इस्तेमाल करता हूँ फॉर ईच लूप का। अब फॉर ईच लूप क्या करता है, ये हम वेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, कि ये बस वेक्टर के भी सारे एलिमेंट्स को उठा के दे देता है। वेक्टर के केस में वो ऑर्डर वाइज चलता है, इसमें वो रैंडम ऑर्डर वाइज पिक करेगा। ठीक है, तो आपका एक बार प्रूफ दिखाता हूँ आपको इस चीज़ का। मेरे को मान लो सारे एलिमेंट्स को, इधर आ जाओ लैपटॉप स्क्रीन पे, मेरे को सबको प्रिंट कराना है, तो मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार बताया भी था पहले, लेकिन वापस से देख लो, ऐसा इसका सिंटैक्स होता है। मैं लिखता हूँ फॉर, अब मैं लिखूँगा जो भी मेरा डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है तो इंट एलिमेंट, या लिख दो इंट एक्स, फॉर इंट एक्स इन, ये जो सेमीकोलन है इसका मतलब होता है इन दिस सेट। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब जैसे मान लो कि ये मेरा वेक्टर होता, वेक्टर में मैं पुशबैक करता 5 वैल्यूज़, तो एक तरीका तो फॉर लूप से प्रिंट करने का है, वाइल लूप से, इंडेक्स वाइज। एक ये तरीका होता है, बस लिखो इंट एलिमेंट इन द सेट, इसका नाम मैं लिख देता हूँ इंट एलिमेंट। अब ये उस सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, या वेक्टर के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, इंडेक्स को नहीं कर रहा। तो इसका एक एक एलिमेंट उठाओ
और एक काम करो यार, सी आउट कर दो इस एलिमेंट को, ठीक है। तो ये बार बार चेंज होते रहेगा, इंट एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट को लाएगा, ठीक है। तो इससे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो सकते हैं। रन करते हैं, ये देखो एक वार्निंग देता है फालतू में ये, क्योंकि हमारा वी एस कोड का वर्जन कुछ ऐसा है, लेकिन 5 4 3 2 1 ये इसकी वार्निंग है फॉर ईच लूप की। एनीवेज देखो, अब आप बोलोगे यार ये तो उल्टे ऑर्डर में प्रिंटिंग हो गई मेरे एलिमेंट्स आ गए 5 4 3 2 1, तो यार ये तो रिवर्स ऑर्डर में आ गए। आप बोल रहे थे सेट के अंदर तो रैंडम ऑर्डर में एलिमेंट डलते हैं, यस डलते रैंडम ऑर्डर में ही है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जावा के अंदर रैंडमली प्रिंट होके आते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहे। लेकिन एनीवेज द पॉइंट इज ये सारे एलिमेंट्स मेरे डले यहाँ पे रैंडमली है, ठीक है। तो ये होता है मेरा बेसिकली सेट। मैं यहाँ पे कुछ और भी अगर इंसर्ट कर दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, फिर प्रिंट करता हूँ तो लास्ट में सबसे पहले 0 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो एलिमेंट मैंने लास्ट में सेट में इंसर्ट किया होता है वो डिस्प्ले सबसे पहले होता है, ठीक है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। अब यहाँ पे यार सेट का एक और चीज़ मतलब होती है मेरी, इधर आ जाओ हमारे आईपैड के स्क्रीन पे। अगर कभी भी मेरे पास सेट होता है ना एक, तो सेट यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है, सेट यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है, ठीक है। अब यूनिक एलिमेंट से क्या मतलब है, इसका मतलब अगर मैं एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स पुश बैक करूं या इंसर्ट करूं सेट में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, इधर आइए देखो, अगर इधर आ जाओ, मैंने यहाँ पे वापस से 1 को इंसर्ट कर दिया, देखो पहले से हो रखा है, तो 2 बार 1 नहीं आएगा सेट में, एक ही बार आएगा। रन करता हूँ, देखो 5 4 3 2 1, तो मेरे पास भले ही मैंने 6 एलिमेंट्स इंसर्ट किए लेकिन 5 ही इंसर्ट हुए। तो सेट बेसिकली करता क्या है, सेट करता क्या है, अगर उसे सेम एलिमेंट दिखता है वो पहले चेक करेगा जब इंसर्ट हो रहा होता है, तो देखेगा एस डॉट इंसर्ट 1, अच्छा पहले से 1 है तो बढ़िया है, मैं वापस से एक और 1 नहीं डालूंगा। एक एलिमेंट एक ही बार अकर करता है, और मैथ्स में भी सेट यही होते थे कि एक एक बार ही मतलब एलिमेंट मेरा आता है सेट के अंदर, ठीक है। तो ये होता है मेरे बेसिकली सेट्स। यहाँ पे एक और चीज़, मैं अपने सेट का ये भी प्रिंट करा सकता हूँ, ये देखो मेरे को अगर सेट के साइज़ को प्रिंट कराना है तो आप कमाल की चीज़ देखना, इसके बाद भी मेरा सेट का साइज़ 5 ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ एस डॉट साइज ENDL, तो देखो 5 ही आएगा सेट का साइज, 5। भले ही मैं वापस से मान लो कि ऐसी हरकत करूँ, इसको वापस से कॉपी पेस्ट करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 ही एलिमेंट्स है, यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है सेट, ये देखो 5 ही है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है सेट की, कि कभी रेपिटेशन हो रही हो या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हो तो सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा सेट। अब मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में मैं लिख दूँ एस डॉट इरेज, ठीक है, एस डॉट इरेज, एंड यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू दे दूँ एक, जैसे मैं कहता हूँ 2, तो 2 इस सेट में से चला जाएगा। ये देखो रन करते हैं तो 4 5 4 3 1, 2 नहीं है, अब सेट का साइज़ भी 4 हो गया और 2 हट गया, ठीक है। 2 मेरा डिलीट हो गया, भले ही मैंने उसको एक बार 2 बार डाला हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो डालता है एक ही बार है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सारे ऑपरेशन बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से होते हैं। अच्छा, अब ये कैसे निकाले कि भाई सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मुझे वो प्रिंट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भूलना मत। ये सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लगता है पहली बारी में, लेकिन बार बार आप यूज़ करोगे तो आपको ना आप यूज टू हो जाओगे इसके, ठीक है। तो एक बारी के लिए इन सब चीज़ों को फालतू में हटाते हैं। ये सब तो आपको समझ आ गया होगा कि बार बार इंसर्शन करने से कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे मुझे ये बताना है कि सेट के अंदर मुझे चेक करना है, मेरे को सेट के अंदर यहाँ पे चेक करना है कि कोई एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस हिसाब से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ उस वैल्यू को। तो मान लो मेरा एक एलिमेंट है इंट टारगेट इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ अभी के लिए मैंने 4 दे दिया, 4 है सेट के अंदर। अब मुझे बताना है टारगेट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, करता है तो हम लिख देंगे येस, नहीं करता तो नो। तो हम करेंगे इफ़, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जिससे हमें पता लगे कि ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो C++ का थोड़ा वियर्ड सी चीज़ है यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि मेरे S के अंदर ये टारगेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मैं ये लिखूँगा S डॉट फाइंड टारगेट, ठीक है। अब इसमें पर हम ये नहीं लिखेंगे कि देखो S में फाइंड करो टारगेट में, अगर ये ट्रू के बराबर है इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखते, इसका सिंटैक्स अलग है, ये गलत है थोड़ा। आप इसको ऐसे लिखोगे नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, नॉट इक्वल। अब इसका आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। इस लाइन का मीनिंग है कि भाई मेरा टारगेट एग्जिस्ट्स, आप बोलोगे ना नॉट इक्वल टू लिखा है ये, तो नहीं, इसका मतलब होता है टारगेट एग्जिस्ट्स। और अगर मैं इक्वल टू एंड लिखता हूँ
इसका मतलब होता है टारगेट नहीं करता एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ छोटा सा। यहाँ पे होता क्या है कि ये एस डॉट एंड क्या होता है, ये होता है बेसिकली मेरे सेट का कोई लास्ट एलिमेंट, जिस भी ऑर्डर में सेट मेरा रैंडम ऑर्डर में है, तो ये क्या करेगा, एस डॉट फाइंड बेसिकली क्या करता है, ये दो काम करके देता है। ठीक है, एस डॉट जो फाइंड है ये मेरे ना यार दो काम करके देता है। जो मेरा पहला काम है वो क्या है, दो काम एज इन की देखता है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है मेरा, वो ढूंढता है टारगेट को, और अगर उसको नहीं मिलता, ठीक है, इट सर्चेस इन द सेट, it searches in the set, and if it is not found, then it returns the last element, द लास्ट, या फिर बेसिकली जो भी इसके ऑर्डर में जब वो सर्चिंग कर रहे हैं तो कौन सा लास्ट में बचा है। रैंडम ऑर्डर में सर्चिंग होती है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में मेरी सर्चिंग होगी, डिपेंड करता है। ठीक है, एनीवेज इधर आते हैं। तो अगर ये बेसिकली फिर क्या बोलता है कि अगर इसे आंसर नहीं मिला, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने फाइंड किया अगर वो एंड तक पहुंचने के बाद भी नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो मैंने फाइंड किया वो एंड के बराबर नहीं है, मतलब मिल गया मेरे को टारगेट, वो एंड के बराबर मेरा यहाँ पे नहीं है, तो मैं बोलूँगा इट एग्जिस्ट। ध्यान रखना इसका क्या बोलते हैं, इस सिंटैक्स का। तो आप सिंपल कह सकते हो सी आउट कि भाई एग्जिस्ट, या जो भी आपको कोड में लिखना है, ठीक है, और एल्स में आप यहाँ पे आ जाओ ENDL, और एल्स के केस में आप लिख दो कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, एल्स के केस में आप लिख दो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो रन करके देखते हैं एक बार, क्या मेरा टारगेट 4 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स। अच्छा, अगर मैंने टारगेट 40 ले लिया होता तो एग्जिस्ट नहीं करता, सेट में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सीन है आपका यार। 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो फाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी ढूंढना होता है और आप चाहते हो कि येस मतलब ट्रू वाली जो चीज़ है उसके जगह मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। ठीक है, और वैसे आप साइज़ को पता है, साइज़ भी यूज़ करके दिखा दिया मैंने आपको, इरेज बता दिया, इंसर्ट बता दिया। तो यही मोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं मेरे सेट के बारे में। अब कुछ इधर आते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि भाई सेट में क्योंकि हर चीज़ बिग ऑफ 1 है, तो क्या इससे काम मेरा आसान बन सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार फटाफट, ताकि आपको ना थोड़ा आइडिया ज़्यादा अच्छे से लगे। इधर आ जाओ। काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आफ्टर रिवर्स ऑपरेशंस एंड इट इज़ लीड कोड 2442। ठीक है, तो ये परफेक्ट सेट का क्वेश्चन है एक, जो कि सेट की एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लेता है। एक आध फंक्शन इसमें लगने वाले हैं। लीड कोड 2442 पे आते हैं, आई डोंट नो मीडियम क्यों है। तो इधर आ जाओ एंड लिखो लीड कोड 2442। देखो ये आ गया, काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। तो देखो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी आप जब भी किसी भी मीडियम लेवल क्वेश्चन की आप एक्सेप्टेंस 75 से ऊपर देखते हो तो वो एक इजी वाहियात क्वेश्चन है। बिल्कुल सॉल्व करते हैं फटाफट, हिंट विंट मत देखना इसकी। यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरे पास एक एरे है बहुत बढ़िया, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, 1 से लेकर इंटीजर है। यू हैव टू टेक ईच इंटीजर इन द एरे, रिवर्स इट्स डिजिट्स एंड एड इट टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, यू शुड अप्लाई दिस ऑपरेशन टू द ओरिजिनल इंटीजर इन नम्स। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन द फाइनल एरे। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है आपको, ये आपको बस बता रहे हैं कि आपको बस ये करना है कि अगर मेरे पास ये एरे है 1, 13, 10, 12, 20, 31, तो एक काम करो, सबसे पहले 1 का रिवर्स करो, 1 होता है, पीछे लगा दो, ये देखो। 13 का रिवर्स करो, 31 होता है, पीछे लगा दो। फिर 10 का रिवर्स करो, 1 होता है, 0 1 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दो। 12 का रिवर्स करो, 21 है, इधर लगा दो। और 31 का रिवर्स करो, 13 है, वापस से इधर लगा दो। ठीक है, पीछे लगा दिया, ये देखो, ये मेरा पूरा वेक्टर बन गया। अब आपको बताने हैं इसमें कितने यूनिक इंटीजर्स हैं। मतलब देखो 1 है, 13 है, 10 है, 12 है, 31 है, इनमें यूनिक कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर तो 10 दिख रहे हैं मेरे को, यूनिक सिर्फ 6 है। 1 देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली 13 1 बार, 2 बार आ रहा है। 31 है 1 बार, 2 बार आ रहा है। ठीक है, और 12 और 21 तो एक ही बार है। तो आपके टोटल 6 यहाँ पे यूनिक नंबर है। ये देखो 1, 10, 12, 13 इतने, यही है मेरे यूनिक। अगर मैं एग्जिस्टिंग जितने भी वेक्टर में नंबर है उनका सबका रिवर्स करके पुशबैक कराऊँ और फिर यूनिक नंबर्स को गिनूँ, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यूनिक नंबर्स गिनने हैं मेरे को, हर इंटीजर अगर बार बार भी आ रहा है उसका एक ही काउंट गिनना है। सेट्स, तो ये स्टैंडर्ड सेट्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको एक बेकार तरीके से सॉल्व करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट n ले लो यार, nums डॉट साइज, एंड सिंपल आप एक काम करो, मैं क्या कह रहा था,
वेक्टर के हर एक एलिमेंट को उठा के उसका रिवर्स करना है मेरे को एक, और वो पीछे लगाना है। तो बहुत सिंपल काम है, ये लो सबसे पहले लिख दो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक नंबर इंट रिवर्स, ठीक है, इंट रिवर्स, और किसका रिवर्स होगा वो होगा रिवर्स ऑफ दिस नंबर, नम्स ऑफ आई। जो भी मेरा नंबर है उसका एक रिवर्स करूंगा मैं, और उसको क्या करूंगा, नम्स में पुश बैक करा दूंगा, सिंपल। तो हर नंबर का रिवर्स करो, एन तक ही चलाऊंगा मैं, और ये पीछे वेक्टर के डालते रहो। अब ये रिवर्स कहाँ से आएगा यार, ये एक फंक्शन है जो हमें बनाना पड़ेगा, और आई थिंक ये तो इतना आसान है, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, सेकंड थर्ड क्लास में लूप्स में पढ़ाया था। तो यहाँ पे लिख दो इंट रिवर्स, जिसमें मेरा एक इंट एन नंबर जा रहा है, ठीक है। आप सब जानते हो इसको कैसे करते हो, आप एक नया नंबर इनिशियलाइज करो, इंट आर इज इक्वल टू 0, फिर जब तक वाइल एन ग्रेटर दैन 0 होता है आप लिखते हो आर मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, फिर आप लिखते हो आर प्लस इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10, फिर आप लिखते हो एन डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न आर कर देते हो। तो ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये आपको खुद करना है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझाने वाला कैसे मैं किसी नंबर का रिवर्स निकालता हूँ, बचपन में हमने सीख लिया था, मतलब स्टार्टिंग में। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस फंक्शन का। तो मैंने बस पुशबैक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब आप सिंपल एक काम कर सकते हो, नम्स का साइज़ बढ़ गया होगा, आप एक सेट बना दो, और आप सेट ऐसे ही बनाओगे, अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। इसका ऐसे नाम लिखते हैं हम, इसका डेटा टाइप दे दो इंटीजर, इसका नाम दे दो एस, और एक काम करो पूरे वेक्टर में ट्रैवल करो। अब वेक्टर का जो साइज़ है, एक चीज़ ध्यान रखना, वेक्टर का साइज़ बढ़ गया है, तो एन तक नहीं जाऊंगा मैं, जो भी अब करंट नम का साइज़ होगा वहाँ तक जाऊंगा, प्लीज़ ध्यान रखना। मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैं एस के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, एस डॉट इंसर्ट नम्स ऑफ आई, बस। अब होगा क्या, अगर नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे ना तो बार बार इंसर्ट नहीं होंगे, एंड लास्ट में आपको यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो सीधा एक काम करो, इसका साइज़ रिटर्न कर दो। क्या ये बहुत वाहियात क्वेश्चन नहीं था, कुछ करा ही नहीं है हमने। ये देखो रन करते हैं, इसका आपको ड्राई रन भी करके दिखाता हूँ पहले मेथड का। तो एक एरर आ रहा है नम्स डॉट, ओहो ये भी तो करना है, पुशबैक नंबर कौन सा करना है, रिवर्स को पुशबैक करना था। तो यहाँ देखिए एक्सेप्टेड, सबमिट करो, डन, ठीक है। इसको आप थोड़ा बेटर तरीके से करते हैं, लो भाई, बट इससे पहले मैं आपके सामने इसका एक ड्राई रन करके दिखाने वाला हूँ। तो इधर आ जाइए यार आईपैड वाली स्क्रीन पे, एंड मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा नम्स है 113 सॉरी 10 12 और 31। तो ये मेरा करंट वेक्टर था। मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करके हर एक नंबर का रिवर्स निकाला, पीछे डाल दिया, रिवर्स निकाला, पीछे डाल दिया, पीछे पुशबैक कर दिया, पीछे कर दिया 21 और 13। तो मेरा वेक्टर अब ये बन गया। अब मैंने बोला कि मैंने एक सेट बनाया नया, सेट एस नाम से, ये स्टैक नहीं है, ये कोई भी ऐसे सेट है, एक एक करके इसके सारे एलिमेंट्स इसमें डाल दिए। सबसे पहले मैं 1 पे आया, 1 डल गया, फिर मैं 13 पे आया, 13 डल गया, ठीक है, फिर मैं 10 पे आया, 10 भी डल गया, फिर मैं 12 पे आया, 12 डल गया, फिर 31 पे आया, 31 भी डल गया, फिर मैं 1 पे आया, 1 नहीं डला, पहले से है, फिर मैं 31 पे आया, पहले से है, 1 पहले से है, 21 पहले से नहीं है, 13 पहले से है। तो टोटल मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, 6। बस आप इसका साइज़ रिटर्न कर दो यार, बस कुछ क्वेश्चन में और कुछ हुआ ही नहीं है, ख़त्म, बहुत सिंपल है। हालांकि अब इसके थोड़े अच्छे मेथड पे आते हैं। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि आपको क्या करना है, देखो लिखा ज़रूर है, यू हैव टू टेक ईच इंटीजर इन द एरे, रिवर्स इट डिजिट्स एंड ऐड इट टू द एंड ऑफ द एरे। आपको अब वेक्टर में एंड का पीछे पुशबैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो नंबर्स क्यों कर रहे हो पुशबैक, एक बात बताओ, आप वेक्टर के अंदर वो नंबर्स पुशबैक क्यों कर रहे हो, खामखा वेक्टर का स्पेस बढ़ा रहे हो, कोई फ़ायदा तो है नहीं, अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और फालतू में खर्च कर रहे हो, राइट। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड मेरे को बस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बताने हैं। तो मैं एक काम क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग से ही इस सेट को बना लेता हूँ, यहीं की यहीं हम इस सेट को बना लेते हैं। देखो यहीं की यहीं मैं इस सेट को बना लेता हूँ, बहुत सिंपल सा काम है, पहले बना लिया मैंने सेट को। और हम क्या करेंगे, हम बस एक बार वेक्टर में ट्रैवल करेंगे, हम अपना रिवर्स नंबर निकाल के लाएंगे, ठीक है। फिर हम नम्स में हमें पुशबैक नहीं करना, मत करो, आपको सेट के अंदर एक तो ओरिजिनल नंबर को इंसर्ट कर दो और इस रिवर्स नंबर को इंसर्ट कर दो, बताओ कोई बड़ी बात है। लो भाई, एक तो सेट के अंदर ओरिजिनल नंबर इंसर्ट कर दो, और जो ये आप रिवर्स नंबर लाए थे इसको इंसर्ट कर दो। लो भाई, कुछ करना ही नहीं है, क्यों फालतू में वेक्टर के पीछे एलिमेंट्स को डालो, रन करो, ये इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये देखो एक्सेप्टेड, सबमिट किया, डन। तो सबसे आसान क्वेश्चन सेट्स का
हमने सॉल्व कर लिया है, जिसके अंदर दो ऑपरेशन इस्तेमाल किए, इंसर्ट और साइज, और इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है कौन सी वाली, कि एक एलिमेंट का इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होता है, बार बार नहीं आते। तो यूनिक एलिमेंट्स को अगर आपको बताना है कि मान लो आपके पास हज़ारों एलिमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे कॉपी पेस्ट भी हो रखे हैं, आपको बताने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इस पूरे एरे में, तो सबसे आसान क्या तरीका है, सेट्स को इस्तेमाल करना। इधर आ जाते हैं, अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग पेयर्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये है लीड कोड 2744। अब यहाँ पे फाइंड वाला ऑपरेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लीड कोड के 2744 पे आते हैं और प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। पहले इधर आ जाओ, लीड कोड 2744, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कंफर्म करो इसको। एंड क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक एरे दे रखा है, जीरो इंडेक्स मतलब एरे ही दे रखा है, जिसका नाम है वेक्टर स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग्स है। इस एरे का नाम है वर्ड्स, हम इसका नाम ARR दे देते हैं, ठीक है। हमें लिखा है द स्ट्रिंग वर्ड्स ऑफ आई कैन बी पेयर्ड विद द स्ट्रिंग्स वर्ड ऑफ जे इफ द स्ट्रिंग वर्ड्स आई इज इक्वल टू द रिवर्स स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स जे। और जो हमारा जे है आई से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। नोट दैट ईच स्ट्रिंग कैन बिलोंग इन एट मोस्ट वन पेयर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे कोई भी कॉपीड स्ट्रिंग नहीं है, जितने भी इसमें स्ट्रिंग्स है इस वेक्टर के अंदर, एरे के अंदर, वो सारी अलग अलग है, लेकिन फिर भी सेट लगेगा। कैसे लगेगा हम देखेंगे, ठीक है। और लोअर केस दे रखे हैं सारे, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है अच्छा, कि वर्ड्स की लेंथ हमेशा 2 के बराबर ही है। हालांकि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक इंडिविजुअल वर्ड की स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये एरे दे रखा है CDAC DC CA ZZ, मुझे बताने नंबर ऑफ पेयर्स। तो मैं देखूंगा CD, तो जैसे ही मैं देखूंगा CD, तो मैं ये देखूंगा क्या यहाँ पे कोई DC एग्जिस्ट करता है। मैं ये देखूंगा क्या यहाँ पे कोई DC एग्जिस्ट करता है, मैं बोलूँगा हाँ ये रहा, तो एक पेयर आ गया। फिर मैं आया AC पे, मैं बोलूँगा AC, तो क्या यहाँ पे कोई CA एग्जिस्ट करता है, ये रहा, तो मेरे हो गए यार देखो CA एग्जिस्ट करता है, 2 पेयर्स। फिर मैं इधर आया DC, अब मैं वापस से नहीं देखूंगा कि क्या कोई CD एग्जिस्ट करता है, नहीं नहीं नहीं, एक पेयर को मैं एक ही काउंट करूंगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मैं नहीं देखूंगा, मैं कर चुका हूँ काउंट, तो मैं डिलीट करते रहूँगा ऐसे में ना, जब मैं देख लेता हूँ। फिर मैं आया यहाँ पे, किस पे आया, मैं आया यहाँ पे ZZ पे, तो मैं देखूंगा कि भाई ZZ क्या मेरा इसका कोई रिवर्स एग्जिस्ट करता है, ZZ इसके अलावा। और देखो ध्यान रखना, ZZ का रिवर्स खुद ही होता है ये, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ मेरे को यहाँ पे देखनी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ हमारी हो जाए, चलिए देखते हैं। एक तो यार एक चीज़ आप पता है क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको पता है कि सारी स्ट्रिंग्स यूनिक है, तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग मिलती है जो कि पैलिंड्रोम है खुद में, जैसे ZZ क्या है, पैलिंड्रोम है, तो इसका रिवर्स यही होगा, और 2 बार ये प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि सारी स्ट्रिंग्स यूनिक है। तो इस केस को तो मेरे को कंसिडर ही नहीं करना, ये कभी मेरा पेयर बना ही नहीं सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब विद दैट हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एक तो हम रिवर्स स्ट्रिंग वाली भी चीज़, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो, तो इसको सॉल्व करते हैं। int n इज इक्वल टू इस एरे का साइज़ है। सबसे पहले एक काम करो, एरे के सारे एलिमेंट्स को आप सेट में डाल दो। मैं मेथड नंबर 1 सिखा रहा हूँ आपको अभी, तो एक काम करो, अनऑर्डर्ड सेट इंट s। और एक बार एक काम करते हैं ना, आपके सामने पहले इसका एल्गोरिदम आपको समझाता हूँ, इतना भी वो नहीं है ये ईजी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ चल रही है, CDAC DC CA ZZ, और आपके सामने इसके 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं AB BA CC, और तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं AA AB, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एल्गोरिदम देखते हैं सबसे पहले। ये देखो मैं इसमें आया, मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, मैं एक सेट बनाता हूँ, हर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो सारे के सारे इंसर्ट हो जाएंगे। CDAC DC CA ZZ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैलिंड्रोम भी नहीं चेक करना पड़ेगा, एक बार मैंने सेट में डाल दिए, तो एक काम करो, वेक्टर पे पूरा ट्रैवल करो। सबसे पहले मैं आ गया CD पे, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा जो कि इसकी रिवर्स होगी, ठीक है। मैं इस पे हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा जो कि इसकी रिवर्स है, एक बना के रख लूँगा। रिवर्स बनाना बहुत सिंपल होता है, मैं पहले तो इसकी कॉपी बना लो, उसकी रिवर्स कर दो। तो मैं एक DC स्ट्रिंग बना ली। अब मैं चेक करूँगा क्या DC इस पूरे एरे में लाई करता है, अगर करता है इसका मतलब काउंट प्लस प्लस। अब मैं एरे में तो चेक करूँगा नहीं, तभी तो ये सेट काम का आ रहा है।
एक बात बताओ, क्या बिना सेट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप एक काम करो, आप जैसे इस पे हो तो सिंपल एक चीज़ निकालो, मुझे इससे आगे वाला ही एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ के एरे में सर्च करो DC को, मिल गया तो काउंट प्लस प्लस। सिमिलरली जैसे ही मैं AC पे आया तो यहाँ के एरे में सर्च करो CA को, काउंट प्लस प्लस। सिमिलरली मैं इस पे आया तो यहाँ के एरे में CD को चेक करो, ठीक है, मिल गया तो काउंट प्लस प्लस, एंड सो ऑन। वैसे तो मिलेगा ही नहीं। तो जो ये वाली अप्रोच है ना सिंपल एरे से जो हम करेंगे, वो होती है मेरी बिग ऑफ n स्क्वायर। पहले उसी को सॉल्व करके देखते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरा, इधर आ जाओ, कि क्या कहते हैं टाइम लिमिट एक्सीडेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वैसे नहीं मिलेगा यार, क्योंकि छोटा सा है, ईजी क्वेश्चन है, पर फिर भी आपको एक बार बेसिक अप्रोच लिख देते हैं जो कि बहुत ही तुच्छी सी है, ठीक है। बेसिक अप्रोच लिख देते हैं। अगर मैं लिखता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1 तक की जाओ, डुअल लूप लगेगा मेरा i प्लस प्लस, एंड मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग रेव इज इक्वल टू जो मेरी करंट अभी स्ट्रिंग है, यानी कि ARR ऑफ i, ये एक स्ट्रिंग होगी ना, स्ट्रिंग का वेक्टर है। तो मैंने एक स्ट्रिंग रेव बना दी। अब मैं इस रेव को ढूंढूंगा आगे रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग में। मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू i+1, j लेस देन n, j प्लस प्लस में, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि भाई ये रेव इक्वल टू नम्स ऑफ j है, ठीक है, जो इसका रिवर्स है, यानी कि मेरे को एक चीज़ मिल गई, तो मैं लिख सकता हूँ काउंट प्लस प्लस। सिंपल देखो, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ बिग ऑफ n स्क्वायर अप्रोच, ठीक है। और ऑफकोर्स इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ये जो था काउंट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हमने, तो ये सारा कितने में हो रहा है, बिग ऑफ n में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं सेट के अंदर देखो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो बिग ऑफ 1 ही लगता है, बार बार बिग ऑफ 1 लग रहा है, और मैं बस एक लूप लगा रहा हूँ n तक का, और फिर सीधा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो उसका साइज़ रिटर्न कर रहा हूँ, ये भी बिग ऑफ 1 होता है, ठीक है। इधर आते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा आपको ये करना है, लास्ट में आप लिख दो रिटर्न काउंट। तो इवन दिस इज़ करेक्ट। रन करते हैं, देखो कंपाइल एरर क्यों आ रहा है, रेव इज इक्वल टू नम्स j, अच्छा नम्स नहीं है यार, ARR इसका नाम था ना, सॉरी, ठीक है। रन करते हैं, देखो रॉन्ग आंसर आ रहा है, अच्छा आउटपुट आ रहा है 0, एक्सपेक्टेड है 2, हाउ इज़ द आउटपुट इक्वल टू 0, इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्स इज इक्वल टू ARR ऑफ i, ये भी ठीक है। तो अगर मैं रिवर्स को चेक कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग रिवर्स इज इक्वल टू ARR ऑफ i, मैंने तो अभी कॉपी बनाई है भाई, इसको रिवर्स कौन करेगा, लो भाई। तो रेव डॉट बिगिन, इसको एक्चुअली में भी तो रिवर्स करना है यार, रेव डॉट एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। ये तो मैं भूल ही गया था अपना। एनीवेज, इनफैक्ट मैं अपने इस एरे को ही रिवर्स करके आगे चेक कर सकता हूँ। रन करते हैं, ठीक है। मैं भी सोचूं गलत कैसे आ रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सबमिट करो, प्रॉबेबली शायद हो जाएगा सबमिट, वैसे नहीं होना चाहिए, हो गया क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग ऑफ n स्क्वायर, आप सब जानते हो लूप के अंदर लूप, साफ साफ समझ आ रहा है। अब इससे बेटर हम करेंगे बिग ऑफ n अप्रोच में, तो इधर आ जाइए, और इसकी अब हम इसका यूज़ नहीं लेंगे, हम ये बकवास है, ठीक है। हम करेंगे सेट का यूज़, तो इधर आ जाओ आईपैड पे। अब मैंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, एक एक करके, सबसे पहले मैं अपने वेक्टर में गया, सब कुछ मैंने अपने सेट पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर अब मैं वापस से एक और बस बिग ऑफ n का ही लूप लगा के अब मैं यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा ये देखिए, मैं सबसे पहले आया CD में, तो मेरा पहला काम पता है क्या होगा, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ही मैं CD में आया तो मैं इसकी वही एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाऊँगा DC नाम से, और मैं DC को सर्च मारूँगा यहाँ पे, मैं DC को यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ, मैं DC को यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने देखा DC यहाँ पे है, बहुत बढ़िया, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट इनिशियली 0 था, वो हो गया मेरा 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही इसका काम हो गया इसको हटा दो, क्योंकि ये दूसरे पेयर में नहीं आ सकता, एक ही पेयर में आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद इरेज भी कर दिया अपना CD यहाँ से, ठीक है। इसको कट मार देते हैं, मैंने इरेज भी कर दिया। फिर मैं आ गया AC पे, तो मैंने देखा CA, क्या CA यहाँ पे है, हाँ CA तो यहाँ पे ये रहा है, यस, तो काउंट प्लस प्लस, साथ ही साथ यहाँ से AC को भी हटा दूँ। फिर मैं आया DC पे, तो क्या CD DC का रिवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं, हट गया, तो रहने दो। फिर मैं आया CA पे, क्या AC एग्जिस्ट करता है, नहीं। फिर मैं आया यहाँ पे किस पे, ZZ पे। अब ZZ क्या है, ZZ अपने आप में, ZZ अपने आप में जो इसका रिवर्स निकल के आएगा ना, पहली बात तो वो ZZ ही होगा। और मैंने आपको समझाया था कि इसका रिवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन भाई वो पेयर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स है, और हमें चाहिए ऐसे दो नम्स, या हमें एरे ऑफ i ये स्ट्रिंग चाहिए और एरे ऑफ j चाहिए, सच दैट j ग्रेटर देन i हो। तो अलग अलग
वो होने चाहिए। तो ये तो यहाँ पे यही वाला है, इसको पकड़ेंगे कैसे? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक पैलिंड्रोम निकलेगा ना खुद का रिवर्स, तो वो तो हम पहले ही पकड़ लेते हैं जब हम इसका रिवर्स निकालेंगे। तो एक बार सब में हम चेक कर लेंगे कि कहीं रिवर्स होने के बाद भी अगर ये इससे सेम है, ठीक है, तो इसको आप कोई काउंट प्लस प्लस मत करो, ना ही आप सेट के अंदर सर्च करो या कुछ भी चीज़ यहाँ पे करो, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने बनाया एक सेट, तो पहले लूप में मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट्स में सेट में डाल दूंगा। तो i लेस देन 0, i लेस देन n, ठीक है। और मैं सिंपल करूँगा s डॉट इंसर्ट और अच्छा एक और चीज़, सेट में इंटीजर नहीं जा रहा है यार, इस बार मेरा स्ट्रिंग जा रहा है, तो मैं स्ट्रिंग का सेट बनाऊंगा, ठीक है। तो s डॉट इंसर्ट, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ARR ऑफ i। तो सारे एलिमेंट्स मैंने अपने सेट के अंदर डाल दिए। अब मैं वापस से क्या करने वाला हूँ, इसी में लूप चलाऊँगा, ठीक है। मैं एक और यहीं वेक्टर पे ही लूप चलाऊँगा, ध्यान रखना। अब मैं हर एलिमेंट का सबसे पहले तो एक रिवर्स स्ट्रिंग निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग रिवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर दूँगा सबसे पहले तो इसमें यही डाल दो अपना ARR ऑफ i, और एक काम करो, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। तो वो ऐसे करेंगे, रिवर्स रेव डॉट बिगिन, अपनी एक्चुअल एरे के एलिमेंट को रिवर्स मत करना, ये जो आपने कॉपी बनाई है इसको रिवर्स करना, ठीक है। रेव डॉट एंड, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, कभी ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये जो आपने रेव बनाई है वो बराबर है ARR i के। अगर ऐसा है कि मेरी ARR i इक्वल टू रेव है, तो एक काम करो, लिखो कंटिन्यू, मतलब अगली इटरेशन पे जाओ, कोई काउंट प्लस प्लस नहीं करना, ठीक है। ये तो हो गया मेरा एक नॉर्मल केस। अब यूजुअली मुझे क्या करना है, अगर मेरा ये दोनों बराबर नहीं है तो जो मैंने रिवर्स निकाली है उसको सर्च करो अपने सेट में। सर्च कैसे करते हैं, इफ एस डॉट फाइंड, और यहाँ पे डाल दो वो रेव, इसको ढूंढो। अगर ये एग्जिस्ट करती है, नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, इसका मतलब होता है कि ये एग्जिस्ट करती है। अगर ये सेट के अंदर मुझे मिल गया तो एक काम करो, काउंट प्लस प्लस, दो काम करने हैं, एक नहीं, एक तो काउंट को बढ़ा दो, और प्लीज़ सेट में से जो अपना ओरिजिनल ARR i था उसको रिमूव कर दो, ओरिजिनल को, ठीक है। इधर आओ, जैसे इधर आओ, मैं जब यहाँ पे था मैंने देखा CD, तो मैंने क्या बोला कि क्या यहाँ पे DC एग्जिस्ट करता है, बहुत बढ़िया, काउंट को 1 कर दिया और CD को हटा दिया। तो ARR ऑफ i को हटाना भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक तो ये काम मैंने कर दिया यहाँ पे, और अपना ARR ऑफ i को मैं लिख दूंगा s डॉट इरेज, ठीक है। तो सारे फंक्शन यहाँ पे काम आ रहे ARR ऑफ i। तो आप देख सकते हो फाइंड भी है, इरेज भी है, इंसर्ट भी है, ठीक है। और जैसे ही मेरा देखो ये काम हो गया s डॉट इरेज, तो लास्ट में रिटर्न काउंट, तो रन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डिस्कशन करेंगे। देखो एक्सेप्टेड, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहली बार मैं n टाइम्स चल रहा हूँ, तो बिग ऑफ n ऑपरेशन हो गए, n ऑपरेशन। यहाँ पे भी तो n टाइम्स ही तो चल रहा हूँ, ये देखो हर लूप में n टाइम्स में मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, मैं एक कॉपी पेस्ट बना के उसको यहाँ पे रिवर्स करके ला रहा हूँ उसकी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई वो नहीं है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो ये फाइंड हो रहा है ना, ये देखो इसका ऑपरेशन ये बिग ऑफ 1 ही है, दिस इज बिग ऑफ 1 ऑपरेशन हो रहा है, वो तो बाहर हो रहा है मेरा n ऑपरेशन हो रहे हैं, तो टोटल n इंटू 1 n ही हो रहे हैं, तो n प्लस n n, तो ये मच बेटर कोड है हमारे पुराने वाले कोड से। अच्छा, इसका क्या एक और मेथड हो सकता है? यस, आपको इनफैक्ट एक बार और 2 बार लूप चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही बार लूप चला के काम हो जाएगा। एल्गोरिथम समझाता हूँ, इधर आओ, इधर आ जाओ, और अब मैं आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ, इधर आ जाइए। तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को अब स्टार्टिंग में सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को नहीं डालना, एक ही बार में मैं डालता भी रहूँगा और मेरा काम भी होता रहेगा, 2 बार लूप नहीं लगाना। तो मैं अपना वेरिएबल रखूँगा ऑफ कोर्स काउंट, जिसमें इनिशियली है 0। मैं सबसे पहले आया यहाँ पे CD में, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या भाई सेट के अंदर DC है, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं, सेट के अंदर DC नहीं है। अगर सेट के अंदर DC नहीं है, इसका रिवर्स मेरे को सेट के अंदर नहीं मिला, तो एक काम करो, इसको इंसर्ट कर दो। समझना एल्गोरिथम, इसका रिवर्स निकालो, अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो इंसर्ट कर दो, ये हमारी चीज़ है, ठीक है। फिर मैं इधर आया AC पे, तो AC का रिवर्स होता है CA, क्या वो सेट के अंदर है? नहीं है, तो एक काम करो AC को डाल दो, AC को भी सेट में डाल दिया। फिर मैं आया यहाँ पे DC पे, तो मैं बोलूँगा DC का रिवर्स CD, क्या CD सेट के अंदर है? क्या CD सेट के अंदर है? बहुत बढ़िया, तो एक काम करो, काउंट बढ़ा दो, और अपने इस DC को अब इसके अंदर मत डालो। अगर नहीं मिलता रिवर्स तो डालते हैं, अगर रिवर्स मिल गया तो इस DC को यहाँ पे मत डालो। इनफैक्ट आप एक और काम कर सकते हो कि CD को यहाँ से इरेज कर सकते हो, और तो ज़रूरत नहीं है, अभी आप देखना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं आ गया यहाँ पे CA पे, तो मैं बोलूँगा CA, इसका रिवर्स AC यहाँ पे है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, काउंट को बढ़ा दो, लेकिन इस CA को डालो मत। अब मैं देखूँगा ZZ का रिवर्स क्या है?
ZZ ही है, क्या वो सेट के अंदर है? नहीं। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे डाल दो, तो बस मेरा लूप जैसे ही ख़त्म हो गया, जो मेरा काउंट है उसको आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इरेज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सीधा मैं क्या बोलूँगा, इधर आ जाओ, यहाँ पे मैंने एक सेट बना दिया, मैं n तक चलूँगा, मैं सिंपल एक काम करूँगा, अगर जो s डॉट फाइंड, s में ढूंढो, अगर ARR ऑफ i आपको s के अंदर, ARR ऑफ i आपको s के अंदर मिल जाता है, ध्यान रखना, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू s डॉट एंड। नॉट इक्वल टू का मतलब मिल जाता है, यहाँ पे उल्टा है। अगर मुझे यहाँ पे ये एलिमेंट मिल गया, इनफैक्ट ये एलिमेंट नहीं, इसका रिवर्स, तो आपको ये वाला काम करना है, सॉरी, ठीक है, आपको ये वाला काम करना है, पहले रिवर्स निकालो, ठीक है, रिवर्स एक्चुअली में कर दो उसको, चेक करो कि भाई अगर मुझे रिवर्स मिल जाता है अपने सेट के अंदर, तो आपको बस लिखना है, एक काम करना है, आपको लिखना है काउंट प्लस प्लस, आपको कुछ ऐड नहीं करना, और एल्स के केस में आप एस में इंसर्ट कर दो, बस इतना सा काम है, डन, सबमिट करते हैं, कुछ करना ही नहीं है, समझ रहे हो? तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं, देखो एक्सेप्टेड हो गया। आई होप आपको सेट की मीनिंग समझ आ रही होगी, सेट में थोड़ा मज़ा आने लग गया होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा सेट काम करता है। अब फटाफट आ जाते हैं अपने अगली चीज़ पे, जो कि होता है मेरा मैप। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट बाद में बताऊंगा, ऑर्डर मैप भी बाद में बताऊंगा। तो इधर आ जाते हैं और हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू मैप्स, या फिर वी कॉल देम एज हैश मैप्स। अब मैप्स क्या होते हैं? मैप यार ऐसा होता है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मैप करना हो किसी पे, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की फ्रीक्वेंसीज अगर स्टोर करानी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इसके दो यूजेस बताता हूँ। पहला यूज़ होता है बेसिकली मैप को आप कह सकते हो एक फ्रीक्वेंसी आरे, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी सेट काइंड ऑफ, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसीज भी स्टोर कराता है, या फिर आपको एक की स्लैश वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू स्लैश इंडेक्स, ऐसी वाली कोई चीज़ आपको चाहिए, अगर की कॉमा वैल्यू इंडेक्स ऐसा पेयर चाहिए, तो आप यार मैप्स यहाँ पे काम में लेते हो। ठीक है, अब मैप्स बेसिकली होता क्या है, मैप्स में मान लो कि आपको कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैप बनाता हूँ, आपको जब मैं समझाऊंगा तो ही आपको समझ आएगा। पहली बात तो मैप का भी सिंटैक्स वही होता है, अनऑर्डर्ड, इधर ही आ जाते हैं ना यार। और मैप में भी यार हमारी इंसर्शन, सर्चिंग एंड डिलीशन, ये तीनों चीज़ें यार बिग O ऑफ 1 ऑपरेशन में होती है। तो यही बेहतरीन बातें हैं यहाँ की। थोड़ा इस कोड में आते हैं तभी आपको मज़ा दिला पाऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आते हैं सेट्स एंड मैप्स, बेसिकली इसका नाम बदलते हैं पहले तो यार। ठीक है भाई, सेट्स एंड मैप्स करते हैं, एंड एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं मैप्स बेसिक्स। भाई मैप क्या होता है, मैप को समझाएंगे पहले तो। अच्छा, .c कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार, .cpp कर देते हैं। ठीक है भाई, तो इसको कॉपी पेस्ट करो। अब मैं आपको समझाता हूँ मैप्स क्या होता है यार। ये बंद क्यों, मैप्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको मैप को इस्तेमाल करना है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम अगेन अनऑर्डर्ड मैप बोलते हैं, मतलब नॉर्मल मैप भी आप कह सकते हो। जो मैप होता है वो ऑर्डर्ड मैप होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं पहले तो यार, और मैप का नाम हम दे देते हैं MP, यूजुअली MP देते हैं या फिर M भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक एक करके सारा समझाता हूँ, इन सब चीज़ों को हटाते हैं। ठीक है, मैप बन गया। अब मैप के अंदर मैं कैसी चीज़ों को इंसर्ट करता हूँ ये देखना। पहली बात तो जो मैप होता है ना यार, वो एक वैल्यू ऐसे नहीं लेता मेरी यहाँ पे। जो मैप होता है, एक तो रन करते हैं, एरर क्यों दे रहा है एक बार ये देखते हैं। इधर आओ, पहली बात तो ये एरर इसलिए दे रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो जो मैप्स होते हैं यार, हमारे मैप्स के अंदर दो चीज़ें डलती है, की और वैल्यू। एक बार इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग कॉमा इंट। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ लिख रखी है मैंने, स्ट्रिंग कॉमा इंट, और अब एकदम से हरा हरा भी हो गया, अब रन भी करेगा ये। ठीक है, देखो कोई एरर भी नहीं आएगा। पॉइंट ये क्या हुआ, इसमें दो चीज़ें क्यों है? पहली बात तो यार इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर क्लास। ठीक है, आप यूजुअली आप ये भी बना सकते हो, मान लो आपको कभी भी ये लिखना है पेयर इंट कॉमा इंट, ठीक है, p। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये एक पेयर क्लास होती है, STL बेसिकली हमारा छोटा बहुत होता है ये, कि अगर आपको कभी भी दो इंटीजर्स, इसको आप एक दो साइज़ का वेक्टर भी कह सकते हो, बट ये आपस में लिंक्ड है। पहले तो पेयर क्लास ही समझाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ पेयर p, तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ दे सकते हैं दो, और वो ऐसे देते हैं p डॉट फर्स्ट, ये डॉट ऑपरेटर भी आपको आता ही है। अब जैसे मैं कहता हूँ 1,
और मैं लिखता हूँ पी डॉट सेकेंड, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5, तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। मैं अगर सिर्फ सी आउट पी लिखता हूँ तो ऐसे ये काम नहीं बनता, ये देखो ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ सी आउट पी डॉट फर्स्ट तो मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। लो भाई, ये लो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं पेयर में स्ट्रिंग कॉमा कैर लिख दूँ, मेरी मर्ज़ी है। फिर मैं पी डॉट फर्स्ट में अपना नाम लिख दूँ राघव, एंड यहाँ पे एक कैर देना होगा मेरे को, मैं दे देता हूँ ए, तो देखो प्रिंट हो जाएगा, राघव प्रिंट हो गया। और अगर मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ पी डॉट सेकेंड तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये लो राघव ए। ये बेसिकली यार एक क्लास हो गई। हम इसको वैसे भी बना सकते थे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप करके, अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको चीज़ें याद हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। लो भाई, क्लास पेयर, और आपको मान लो 2 चीज़ें लिखनी है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इंट रोल नंबर। तो ये वैसी वाली ही चीज़ है। बट अच्छी बात क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती है, जैसे ये इन्होंने अपने आप बिल्ट इन एक चीज़ दे रखी है जो मेरी काम आ सकती है। तो मैं अलग अलग डेटा टाइप ऐसे पेयर बना सकता हूँ। पेयर का मतलब 2 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इधर आते हैं, अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जो अनऑर्डर्ड मैप है मेरा, वो एक पेयर को रिसीव करता है। इसको हम बोलते हैं की, इसको हम बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। मैं इसके अंदर एक बार एलिमेंट्स आपके सामने इंसर्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ना चीज़ें अच्छे से यहाँ पे समझ आए। तो मैं मैप के अंदर एक स्ट्रिंग इंसर्ट नहीं करता, ना ही इंटीजर इंसर्ट होगा। मैप में पूरा का पूरा पेयर इंसर्ट होता है, ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर वाला या इंट इंट वाला, ठीक है। अब ये मैप एक, तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि ये काम किस चीज़ के लिए आ सकता है। कि मान लो आपको क्या करना है, आपको हर इंसान के, आपके पास 50 स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स और उनका रोल नंबर स्टोर कराना है कहीं। या फिर इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो ये है कि एक ऑफिस है, क्योंकि हैश मैप और हैश सेट में एक खास बात क्या होती है, आपने नोटिस की होगी, अनलिमिटेड साइज़, काइंड ऑफ अनलिमिटेड साइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, मॉडिफाई हो सकता है लिंक लिस्ट की तरह, स्टैक की तरह, क्यू की तरह। अब कोई ऑफिस है, जैसे पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू में रोज़ नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो हर एम्प्लॉय का एक नाम होता है और एक एम्प्लॉय कोड बनता है। तो अगर आपको ऐसी टेबल बनानी है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी, या एम्प्लॉय और या फिर एम्प्लॉय कोड, तो हैश मैप इसके लिए परफेक्ट है कि नाम और उसके साथ उससे एसोसिएटेड जो आईडी है उसको हम हैश मैप्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं। उसी चीज़ का आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 3 पेयर बना देते हैं, क्योंकि पेयर ही इंसर्ट होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि भाई m डॉट इंसर्ट, एंड अगर मैं जैसे अपना नाम ऐसे इंसर्ट कर दूँ, ठीक है भाई, ये देखो, तो ऐसे ये काम नहीं बनता। इनफैक्ट अगर मैं ऐसे लिख दूँ m डॉट इंसर्ट राघव कॉमा, और यहाँ पे मैं अपनी आईडी लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी आईडी लिख दूँ, मान लो मेरी आईडी है 76, तो यार ये वाले काम भी हमारे नहीं होते। ध्यान रखना, जावा के अंदर ये काम हो जाता है मैप डॉट पुट करके, सी प्लस प्लस में नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पुट कैसे करें फिर राघव और 76 को? तो इसको पुट करने का तरीका यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आप एक पेयर बना दो, ठीक है। पेयर किसका? ऑफकोर्स आप स्ट्रिंग कॉमा इंट का पेयर बना रहे हो, इसका नाम जैसे रख दो P1, फिर आप लिख दो P1 डॉट फर्स्ट। ये 2 चीज़ें होती है इसकी, ये बेसिकली पेयर जो क्लास होती है ना मेरी, P1 डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दो राघव, क्योंकि फर्स्ट चीज़ मेरी स्ट्रिंग है, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, ठीक है। और P1 डॉट सेकेंड ये है मेरा 76, ठीक है। आप इसको ये समझो कि मेरे पास एक बिल्ट इन क्लास थी, मेरे पास एक बिल्ट इन क्लास थी, क्लास पेयर, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं मेरी, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे आप मान लो ये लिखा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा है, इसके अंदर कुछ ऐसा है, स्ट्रिंग फर्स्ट, हमेशा ये फर्स्ट सेकंड नाम के ही होते हैं, ठीक है, इंट सेकंड, ठीक है, इंट सेकंड। और ये स्ट्रिंग इंट हमेशा नहीं होता, वो तो मैंने स्ट्रिंग और इंट का पेयर बनाया, तो समझो टेक्निकली ये बना है मेरा, ठीक है। अब ये बना है या मैंने ये लिख दिया, ये बिल्ट इन होता है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं इधर, तो डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड ही लिखना है, कुछ और नहीं। तो मैंने आपने ये सब दे दिए। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि m डॉट इंसर्ट पेयर 1, अब कोई एरर नहीं आएगा। रन करते हैं, ये देखो परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि पेयर अच्छा खासा पेयर ही ये रिसीव कर रहा है और पेयर ही यहाँ पे डल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे मान लो और कुछ नाम लेते हैं यार, और कुछ नाम लेते हैं। सबसे पहले तो कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो एक पेयर बना देता हूँ मैं P2 के अंदर हम नाम दे देते हैं हर्ष, मान लेते हैं हर्ष की एम्प्लॉय आईडी है 15। फिर मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे P3, नाम लिख लेता हूँ लोकेश, और लोकेश की एम्प्लॉय आईडी है 46, ठीक है, मान लो ये है, या फिर मैं कहता हूँ 49, राइट। तो मैं तीनों इंसर्ट भी कर देता हूँ। फिर अब मैं अपने हैश मैप में तीनों इंसर्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इंटरनली क्या हो रहा है, ठीक है। रन कर देखते हैं पहले, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखो कोई इशू नहीं आया। अब इंटरनली व्हाट इज़ हैपनिंग, देखो मैंने ये लिखा, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। मैंने लिखा मैप, तो वही आप समझ लो कि आपके पास एक बड़ा सा डब्बा टाइप सा कुछ आ गया है, ठीक है। फिर मैंने लिखा पेयर स्ट्रिंग P1, तो मैंने एक P1 बनाया, कंप्यूटर के अंदर एक डब्बा बना, ठीक है, बड़ा डब्बा ऐसे बन गया, जिसमें मैंने क्या लिखा, यहाँ पर राघव चले गया, ये तो ऊप्स की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के ज़रूर आना, 76। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों बना दिए एक, तो ठीक है, 3 तो मैंने, ये मेरा P1 है, फिर मैंने एक P2 पेयर बनाया, एक P3 पेयर बनाया, तो ये है हर्ष और 15, और ये है लोकेश, P1 पेयर भी बन गया और उसका सेकंड भी सेट हो गया 49। अब मैंने लिखा m डॉट इंसर्ट P1, तो एक्चुअली यहाँ पे इंसर्ट हो गया ये राघव कॉमा 76 एज अ पेयर, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया हर्ष कॉमा 15, एंड यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया लोकेश कॉमा 49, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इंसर्ट हो गई, दैट्स इट। अब मान लो इंसर्शन जो हुई है वो बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में हुई है, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में हुई है, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में हुई है। अब ऐसे ही मैं इरेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अब प्रिंट कैसे करेंगे इस चीज़ का यार बहुत ही ध्यान से आप ध्यान देना, मतलब ध्यान से ध्यान क्या देना, आप यहाँ पे प्रिंट कैसे करोगे, फॉर ईच लूप लगा के। तो इधर आओ और ध्यान देना, प्रिंट कर क्या रहे हो, क्या आप नेम्स प्रिंट करना चाहते हो या इनके आईडी प्रिंट करना चाहते हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। कैसे होगी यहाँ पे देखना, आप सबसे पहले लगाओ एक फॉर ईच लूप। अब जैसे मेरा जो सेट होता था उसमें तो एक ही डेटा टाइप होता था इंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता था इंट एलिमेंट, उस एलिमेंट को उठाओ अपने सेट में से, जैसे यहाँ से एलिमेंट को उठाओ अपने मैप में से। लेकिन मैप में एलिमेंट्स नहीं है, मैप में पेयर्स है, तो यहाँ से मैं इंट को नहीं उठा सकता, ध्यान रखना, यहाँ से मैं पेयर को उठाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैं पेयर्स को उठाऊंगा सीधा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पूरा पेयर उठा लिया मैंने, तो ये क्या करेगा रैंडमली, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे भी रैंडम गई हुई है मैप के अंदर, रैंडमली हर इनसे सारे पे जाएगा, ट्रवर्स करेगा पूरे मैप पे, और हर पेयर को उठा के लाएगा जिसका नाम है एलिमेंट या फिर पेयर P ले लो, ठीक है, पेयर P इन द मैप M। मुझे क्या करना है, मान लो मेरे को इन सबके नेम्स प्रिंट करने हैं, तो मैं सिंपल लिखूंगा सी आउट, नेम्स कहाँ आते हैं फर्स्ट में, तो P डॉट फर्स्ट, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। और इनफैक्ट हम ये कर सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें प्रिंट करनी है P डॉट सेकेंड, तो ऐसे मेरा लूप लग रहा है, देखो P डॉट सेकेंड ENDL। एक बार आपके सामने रन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है, M मैंने नाम गलत लिख दिया, नहीं M ही तो है, तो वार्निंग आई है कुछ, एंड एरर क्या है, यूज़ ऑफ क्लास टेम्पलेट पेयर। ओके यार, तो एक काम करो यार, यहाँ पे पूरा ये लिखना पड़ेगा मेरे को ना यार, सो सॉरी। तो पेयर स्ट्रिंग इंट, इससे बेटर तरीका ही सिखा देता हूँ ना पहले ही। देखो आप ये लिख दो, ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी, देखो आ गया। तो 0 लोकेश 49, लेकिन एक दिक्कत क्या आ रही है, वापस रन करते हैं। ये देखो बाकी चीज़ें इसलिए नहीं आई, मैंने गलती कर दी कॉपी पेस्ट करते वक्त, P1 के फर्स्ट सेकंड को मैंने बार बार ये लिखा है, तो भाई ये कौन लिखेगा यार, ये कौन लिखेगा, P2 एंड यहाँ पे आ जाओ यार P3 और P3, ठीक है। रन करते हैं, तो देखो हर्ष 15, लोकेश 49, राघव फिर 76। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रैंडम ऑर्डर का, बड़े ध्यान से समझो। मैंने पहले यहाँ पे P1 को इंसर्ट किया है, यानी कि मैंने पहले राघव को इंसर्ट किया है, फिर मैंने हर्ष को इंसर्ट किया है, फिर मैंने लोकेश को इंसर्ट किया है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे ऑर्डर में चीज़ें प्रिंट हो रही है, राघव हर्ष लोकेश या हर्ष लोकेश राघव, ऐसे मतलब लोकेश हर्ष राघव भी नहीं हो रहा, तो रैंडम ऑर्डर प्रिंट हो रही है। जैसे यहाँ पे अभी हर्ष लोकेश और राघव, अब एक बार वापस रन करते हैं, हर्ष लोकेश राघव, तो ये रैंडमली प्रिंट होते हैं। क्या पता यहाँ पे कुछ अलग ही मेरा आ जाए कभी, बट ऑल्दो आ नहीं रहा है ये, ठीक है। एनीवेज, तो ये सारी मेरी चीज़ें हो गई, तो इसको हम कहते हैं मैप। मैप में फर्स्ट और सेकेंड हम ऐसे इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये जो हमारा फॉर लूप होता है ना, फॉर ईच लूप, इसमें एक ना बहुत बढ़िया चीज़ होती है, इनफैक्ट इसमें ही नहीं, इन जनरल एक बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ रहा है पेयर इंट P, इसकी जगह आप अगर सिर्फ ये लिख दो ऑटो, तो मेरा काम चल जाएगा। जहाँ पे भी मैं इंट लिखता हूँ ना, इधर आइए, जैसे अपने लीड कोड पे आते हैं। अब जहाँ पे भी मैं फॉर ईच लूप चला रहा था, मैं कहीं चला रहा था ना, फॉर ईच लूप कहाँ है, इस पे नहीं चलाए थे, सेट्स पे चलाया था। चलो इधर आते हैं, ये देखो सेट्स पे आओ, बेसिक्स ऑफ सेट्स, ये देखो फॉर ईच लूप। तो मैं इंट की जगह हमेशा ऑटो लिख सकता हूँ। ऑटो क्या करता है, वो अपने आप पहचान लेता है कि किस एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे इधर आते हैं, ऑटो करूँगा ना, सेम आंसर आएगा। रन करते हैं, देखो भाई हर्ष 15, लोकेश 49, राघव 76।
ठीक है, तो आप ऑटो लिख दिया करो पूरा पेयर को लिखने की जगह, एंड इन जनरल ऑटो ही लिखना ज़्यादा सही रहता है। अब बात करते हैं, हमने इंसर्शन देखी कि कैसे इंसर्ट हो रही है मैप के अंदर। ये बकवास तरीका है यार, इसमें मज़ा नहीं है। ठीक है, इसमें मज़ा नहीं है। फाइंड भी हम कर सकते हैं ऐसे ही, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। अब इंसर्शन का हम दूसरा तरीका देखते हैं, लाइक विच इज़ बेटर देन दिस। इसको हटाओ, इन दोनों को। हम दो और चीज़ें रखते हैं जिनको हमें इंसर्ट करना है। पहले तो मान लो एक मैं यहाँ पे आपके सामने ये लिख देता हूँ कि मैंने एक पेयर बनाया, राघव 76 इंसर्ट कर दिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूँ इंसर्शन का। इधर आइए, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो m स्क्वायर ब्रैकेट, इसको मैं बोलता हूँ की, इसको मैं बोलता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो कौन सी की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि जैसे राघव के कॉरस्पॉन्डिंग 76 होना चाहिए। तो आप अगर सीधा ये लिखोगे ना, पेयर वेयर छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे सीधा लिखो मैप m राघव इज इक्वल टू 76। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे m हर्ष इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 15, ये भी मेरा काम करता है, ये भी काम करता है। तो अब ये इंसर्ट हो रखा है और ये इंसर्ट हो रखा है, और ये अपने आप इंसर्ट भी हो गया। तो आप एक चीज़ देखिए, 1 2 3 4, 4 लाइनों की जगह एक लाइन में काम हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हरकत करेंगे हम, ये देखो रन हो गया, और अभी 2 चीज़ें गई है मेरी। ठीक है, सिमिलरली इसी की अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ये तो बढ़िया मेथड लग रहा है यार, ये तो बढ़िया मेथड लग रहा है। यहाँ पे लिखो m लोकेश एंड इसका कोई रोल नंबर दे दो 67, लो भाई डन, ये भी इंसर्ट हो चुका है। फिर प्रिंट भी हो जाएगा, लो प्रिंट भी हो गया लोकेश। ठीक है, लोकेश भी प्रिंट हो गया, हर्ष भी प्रिंट हो गया, राघव भी प्रिंट हो गया। ठीक है, और ऑफ कोर्स राघव को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेड कि हम ये 4 वाहियात लाइनें लिखें, डायरेक्टली लिखो मैप ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। एरे की तरह समझो इसको एक तरीके से, कि इस पर ये वाली वैल्यू हमने ला के दे दी, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ मैप। एक मेरा नंबर या एक चीज़ किसी पे मैप हो रखा है। अब इसके थोड़े से आपको यूज़ केसेस सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मान लो मैंने सारी चीज़ें प्रिंट कराई अपनी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अब इरेज भी करके दिखाता हूँ। इरेज कैसे करते हैं, डिलीट आप ऐसे करते हो, m डॉट यहाँ पे लिखो इरेज, एंड यहाँ पे आपको पूरा पेयर नहीं लिखना होता, जो की होती है मेरी, यानी कि स्ट्रिंग इस केस में, तो यहाँ पे ये लिख दो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ m डॉट इरेज राघव, तो राघव और उसकी वैल्यू हट जाएगी मैप में से। ये देखो, अभी ऑफकोर्स आएगा नहीं क्योंकि ये 3 चीज़ें आ गई है, मैंने प्रिंट नहीं करके दिखाया। एक काम करते हैं, वापस से सारे एलिमेंट्स को लूप के प्रिंट करते हैं, आई मीन मैप के। अब देखना, पहले लोकेश राघव हर्ष राघव, और फिर लोकेश हर्ष राघव हट गया यहाँ से, इसके बाद से इरेज हो गया। ठीक है, अगर मैं तीनों चीज़ें इरेज कर दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ m डॉट इरेज, एंड यहाँ पे मैं लोकेश को भी यहाँ पे इरेज कर दूँ, पर ध्यान रखना स्पेलिंग ठीक लिखना। ठीक है, तो ये देखो लोकेश भी इरेज हो गया, सिर्फ हर्ष आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ कि मैं m डॉट इरेज संकेत कर दूँ, संकेत तो है ही नहीं, इंसर्ट ही नहीं हुआ था, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक है, कोई एरर भी नहीं आया इनफैक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं। ये देखो, तो ना तो कुछ डिलीट हुआ, ना मेरी कोई चीज़ हुई, तो ऐसे में कुछ इरेज हुआ ही नहीं संकेत मेरा यहाँ पे। ऑफकोर्स अगर मैं साइज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो भी देख लूँगा। पहले मैंने 3 चीज़ें रख रखी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके बाद इसका साइज़ प्रिंट कर देते हैं। तो सी आउट m डॉट साइज से साइज़ प्रिंट हो जाता है, बहुत बढ़िया। ये देखो रन किया, तो देखो मेरा साइज़ यहाँ पे आया, देखो 3 लोकेश। तो एक काम करते हैं, इसको हमने ENDL नहीं दिया था क्या, हाँ दिया था, यहाँ पे भी ENDL दे देते हैं। ठीक है, एक तो पहले साइज़ प्रिंट करते हैं, और इरेज करने के बाद साइज़ को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो देखना, लोकेश हर्ष राघव साइज़ है 3, लोकेश हर्ष साइज़ है 2 मैप का। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैप में क्या डल रहा है, कैसे डल रहा है, क्यों डल रहा है, और काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, हैश मैप्स। और ये 2 चीज़ों के काम आती है, एक चीज़ ये कि अगर आपको की वैल्यू पेयर रखना है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी एरे, उसको हम यहाँ पे अभी सॉल्व करके देखेंगे। कि ऐसा क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, पहले किया था हमने, और आपको इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको वेराइटी समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस की। तो इधर आ जाओ, सीधा क्वेश्चन आते हैं। हमने इंसर्ट पढ़ लिया, इंसर्ट से बेटर है कि आप जो मैप है, मैप के आगे यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू समथिंग करो। ठीक है, इज इक्वल टू आप समथिंग लिखो। ठीक है भाई, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग करो। साइज़ भी हमने देख लिया। अच्छा, फाइंड, तो इसका फाइंड भी सेट की तरह काम करता है, इसका फाइंड भी मेरा सेट की तरह काम करता है, बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी मैं लिखूँगा कि भाई m डॉट फाइंड, लेकिन मैं पेयर को फाइंड यहाँ पे करता हूँ या उस पेयर की वैल्यू को फाइंड, की को फाइंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे की को फाइंड करता हूँ। ध्यान रखना, मैप हमेशा मेरा ऐसा होता है, मैप की वैल्यू ऐसा पेयर होता है। ठीक है, इसका नाम मान लो मेरा है m, यहाँ पे अनऑर्डर्ड भी लिखूँगा। तो मैं की को फाइंड करता हूँ, और सेम मैं लिखता हूँ इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू m डॉट एंड। ठीक है, सेम तरीका है जैसे सेट्स का होता है।
वैसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी चलने वाली है। बाकी सब सेम है। देखो इरेज काउंट इतना काम नहीं आता, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। इधर आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वैलिड एनाग्राम। एनाग्राम क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको बहुत ही तगड़े तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एंड हम देखने वाले हैं मैप्स की पावर, हैश मैप्स की हम यहाँ पे पावर देखने वाले हैं। ठीक है, अब आप अच्छे से समझना। लीड कोड 242 पे आते हैं। तो देखो हमने ना इसको पहले से सॉल्व कर रखा था स्ट्रिंग्स के लेक्चर में, अगर आपको याद हो। मैंने सॉर्ट की थी 2 स्ट्रिंग्स, चेक किया था ट्रू वरना फॉल्स, 4 लाइन का क्वेश्चन क्या है कि मेरे को 2 स्ट्रिंग्स दे रखी है, मुझे बताना है कि ये आपस में एनाग्राम है या नहीं है, वरना फॉल्स कर दो रिटर्न, वरना ट्रू कर दो अगर है तो एनाग्राम क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स, मतलब जंबल्ड वर्ड कर दिया। ठीक है, तो अगर जैसे एनाग्राम और यहाँ पे नागाराम, तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको शफल कर दूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? या तो उन दोनों को हम सॉर्ट कर दो तो दोनों स्ट्रिंग ही सेम बन गई, या फिर हम इसको ना फ्रीक्वेंसी एरे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ। मान लो आपके 2 स्ट्रिंग्स दे रखी है, एक स्ट्रिंग है एनाग्राम, इसी नाम से आपको दे रखा है, या कोई दूसरा नाम ले ले, रैट कार, कोई नहीं, और एक दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है नागाराम। ठीक है, तो 2 मेरे को स्ट्रिंग्स दे रखी है, मुझे बताना है ये एनाग्राम है या नहीं। ये एनाग्राम कब होते हैं बड़े ध्यान से समझना। मैं बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बात बताओ सबसे पहले तो, ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है। एन कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। ठीक है, फिर ए हो गया। जी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। आर कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। एम कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। सब लेटर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करो। इसके लिए मैं एक फ्रीक्वेंसी एरे भी बना सकता हूँ 26 साइज़ का। फिर एक काम करो, यहाँ पे भी सब लेटर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करो। एन कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। जी कितनी बार आ रहा है? 1 बार। आर कितनी बार आ रहा है? 1 बार। एम कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एम 1 बार है, आर 1 बार है, जी 1 बार है, ए 3 बार है और एन 1 बार है। अगर ऐसा सेम होता है तो ये आपस में एनाग्राम्स है। अब इनको जब मैं सॉर्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार वहाँ पे ज़्यादा लगती है। अगर इन दोनों की लेंथ सेम हुई, अगर इनकी लेंथ ही सेम नहीं हुई फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ज़िंदगी में कभी एनाग्राम नहीं बन सकते। तो आप पहली चीज़ ये डाल सकते हो कि इनकी लेंथ हो सकता है सेम ना हो। एक बार इधर आते हैं, देखो क्योंकि इन्होंने ना कंस्ट्रेंट्स में नहीं लिख रखा कि दोनों लेंथ सेम है, तो अगर लेंथ डिफरेंट है तो इसका मतलब तो भाई फर्स्ट लाइन तो आप सीधा ये लिखो कि भाई इफ़, कुछ चेक वेक नहीं करना, अगर एस की लेंथ इट इज़ नॉट इक्वल टू टी की लेंथ, अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो कभी ज़िंदगी में एनाग्राम नहीं होंगे, तो सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, ये तो बेसिक है। अब थोड़ा इधर आते हैं, मान के चलते हैं कि दोनों की लेंथ सेम है क्योंकि पहली कंडीशन हिट हो जाएगी। फिर मुझे क्या करना होता है? क्या मैं एक एक करके, अगर मान लो n लेंथ है दोनों की, तो पूरा इसको सॉर्ट करूँगा n log n लगेगा, इसको सॉर्ट करूँगा n log n, फिर दोनों को कंपेयर करूँगा n लगेगा, तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। मैं चाहता हूँ बिग ऑफ n ऑपरेशन में इतने में मैं सॉल्व करूँ, तो ऑब्वियसली सेट्स और मैप्स यहाँ पे काम आते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं हैश मैप को एज अ फ्रीक्वेंसी एरे यूज़ करने वाला हूँ। कैसे करूँगा बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं 2 हैश मैप बनाऊँगा, यहाँ पे मैं 2 हैश मैप बनाऊँगा। इनफैक्ट आप एक हैश मैप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही हैश मैप बनाने हैं, लेकिन 2 हैश मैप से आसान होगा थोड़ा, पहले वो करते हैं। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ मैंने एक हैश मैप बना लिया और हैश मैप एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। मैं एक मैप 1 बनाऊँगा, मैप 1, और देखना इसमें करेंगे क्या काम हम। सबसे पहले मैं आया, इस पूरे पे मैं ट्रैवल किया, ए पे आया, तो ए मैं एक मैप बनाने वाला हूँ कैरेक्टर / इंटीजर का। कैरेक्टर मतलब वो कौन सा कैरेक्टर, और इंटीजर मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये नहीं कि उसका रोल नंबर क्या है या वो किससे एसोसिएटेड है, फ्रीक्वेंसी क्या है। मैंने देखा ए, सबसे पहले मैंने ए को पुश बैक कर दिया मैप में, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर मैं आया एन, तो n,1 को भी मैंने पुश बैक कर दिया। फिर मैं आया ए पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एक एक करके मैं इस पे आया, एन पे आया। अब अगर मैं ए पे आता हूँ तो मैं चेक करता हूँ, अगर पहले से ए है तो उसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। इसका एक शॉर्टकट है वो बताऊँगा आपको, मैं काट के a,2 कर दूंगा। फिर मैं आया जी पे, तो मैंने g,1 करा। फिर मैं आर पे आया, r,1। फिर मैं ए पे आया, a,3, फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहा हूँ। फिर मैं एम पे आया, पहली फ्रीक्वेंसी है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं काइंड ऑफ उसका एक हैश मैप ही बनाऊँगा। ठीक है, एक हैश मैप बनेगा मैप 2 नाम से, और एक एक करके मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रवर्स करना है मेरे को इस एरे के अंदर, राइट। एंड जैसे फर्स्ट एलिमेंट आया तो आप इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी मार्क कर लो। फिर ए आ गया, ए की 1 आ गई, फिर जी आ गया वापस से, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है।
अब अगर वापस से आपको यू कैन सी दैट दिस इज ए, ठीक है, अब इट इज़ ऑलरेडी इन दिस मैप टू, तो उस चीज़ को आप यहाँ से हटाओ, इनफैक्ट हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया A,2, फिर R,1, A,3 एंड 5 M,1 फाइनली, राइट। अब आपको बस एक चीज़ करनी होगी, आप मैप के अंदर फॉर ईच लूप लगा के ट्रावर्स करोगे, ठीक है, एंड यहाँ से आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो M है अगर उसकी फ्रीक्वेंसीज M के बराबर हो रही है और ये सबकी बराबर हो रही है, इसका मतलब वो एनाग्राम है, और कभी नहीं हो रही तो फॉल्स, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। तो आपको कोड करके दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले यहाँ पे। तो इधर आ जाइए स्क्रीन पे, अगेन आई विल मेक 2 मैप्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैप विल बी समथिंग लाइक दिस, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, एंड आप कौन सा मैप बनाओगे, स्ट्रिंग इंट कैर इंट, कैर कॉमा इंट। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर और इंटीजर, हर कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है वो मैं यहाँ पे स्टोर कराना चाह रहा हूँ। एक रख दो यार, आप मैप 1 नाम रख सकते हो इसका, या M1 नाम रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसकी कॉपी पेस्ट करके एक मैप 2 बनाओ फॉर द मैप ऑफ, क्या कहते हैं, मैप S रख दो, या फिर मैप S पर मैप्स हो रहा है वो, ये स्ट्रिंग S के लिए है और मैप 2 मेरा स्ट्रिंग T के लिए है, ठीक है। तो फॉर S एंड यहाँ पे है फॉर T, राइट। अब इसके बाद आप क्या करो, एक एक करके ट्रैवल करो, अपना मैप भरते रहो। कैसे मैप भरना है यहाँ पे देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं S में ट्रैवल करता हूँ, तो इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन N, या फिर S डॉट लेंथ I प्लस प्लस। इनफैक्ट आप साथ ही साथ ये काम कर सकते हो, बट अभी के लिए एक लूप देखते हैं। मैं क्या लिखूंगा, मैप 1 में, अब बड़े ध्यान से देखना, मैप 1 में मेरे को कैरेक्टर डालना है कौन सा, S ऑफ I। S ऑफ I क्या है, मेरा S ऑफ 0 है अभी फर्स्ट कैरेक्टर। तो मैप में इस कैरेक्टर के, आप बोलोगे ना स्टार्टिंग में इसमें 1 डाल दो, फिर बाद में इसमें बढ़ाते रहो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ये लिखते हो तो ये मेरा सारा काम कर देता है। मतलब ये जो मैंने चीज़ लिखी है, इसका पूरा मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि भाई मैप में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली जब मैं प्लस प्लस करूँगा स्टार्टिंग में वो 1 बनेगी। वो कंसिडर करेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, ये मैप में था और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी। ऐसा होता नहीं है, बट ये एक तरीके से मानेगा, फिर 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, ऐसे ऐसे मेरे सारे काम ये यहाँ पे कर देगा, ठीक है। फिर सेम कॉपी पेस्ट करो और अब बनाओ T की लेंथ पे जाओ, I से लेकर T की लेंथ में, और जो T है उसको अपने मैप 2 के अंदर डाल दो, ठीक है। इसका एक बार ड्राई रन देख लेंगे छोटा सा, ताकि आपको आइडिया लगे। तो देखो मैंने एक मैप 1 बनाया, मैप 2 बनाया, तो आपके पास 2 बॉक्सेस बन गए काइंड ऑफ, ठीक है। ये लो भाई, मैप 1 मैप 2 नाम का, ठीक है भाई। फिर मैं आया फॉर I0 S की लेंथ। अब S मेरा था, मान लो S स्ट्रिंग है, एनाग्राम ही नाम है उसका, ठीक है, और T मुझे दे रखा है नागाराम। अब मैं एक एक करके S में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, S ऑफ I यानी कि A, तो मैंने ये लिखा मैप 1 के A में प्लस प्लस कर दो। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, समझना मेरी बात को। फिर वही सेम काम हो रहा है जो मैंने आपको समझाया। मैं N पे आया तो N,1 डल गया, मैं A पे आया तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये चीज़ हट के A,2 हो गई, मतलब मैप की फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस हो गई। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, डायरेक्ट तरीका है जो कि बहुत ही बढ़िया है। लाइक जावा के अंदर इसमें टाइम लगता है, तो कुछ कुछ चीज़ें C++ की अच्छी है। सिमिलरली ये जो मैंने बोला था ये मैं वापस नहीं बताऊंगा, ये पूरा काम मेरा हो जाएगा, दोनों ही मैप्स मेरे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब इधर आते हैं, अब मेरे को चेक करना था, ठीक है। अब मुझे चेक करना था कि कैसे मैं चेक करूँगा दोनों ही मैप्स में दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी एक मैप को उठाओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ मैं मैप 1 में ट्रैवर्स करता हूँ। तो फॉर यहाँ पे लिखो ऑटो एलिमेंट या फिर ऑटो एनीथिंग, ऑटो x इन मैप 1, ठीक है। अब इसमें x डॉट फर्स्ट मेरा कैरेक्टर होगा और x डॉट सेकेंड मेरा इंट होगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो कैर CH इज इक्वल टू एक्स डॉट फर्स्ट, ये काम आता है। और एक काम करो, ये भी निकाल लो इंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्स डॉट सेकेंड, ये निकालना सही रहता है, ठीक है भाई। निकाल के रख लिया। मुझे क्या करना है, ये सेम कैरेक्टर सबसे पहले तो अपने मैप 2 में सर्च मारो, अगर नहीं मिला रिटर्न फॉल्स, अगर मिल गया उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं हुई रिटर्न फॉल्स। तो ठीक है, आपको क्या देखना है, इफ़, पहली बात तो आपको देखना है इफ़ अगर मैप 2 में फाइंड करो, मैप 2 डॉट फाइंड ये कैरेक्टर ढूंढो, अगर ये कैरेक्टर मिल जाता है इज़ नॉट इक्वल टू मैप 2 डॉट एंड, इसका मतलब मिल जाता है, नॉट इक्वल टू का मतलब यहाँ पे होता है मिल जाता है। मान लो मेरे को एक कैरेक्टर यहाँ पे मिल गया, तो एक काम करो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो मैप 2 की फ्रीक्वेंसी निकालो, मतलब यहाँ पे लिखो इंट फ्रीक्वेंसी 2, इसका नाम हम फ्रीक्वेंसी 1 लिख देते हैं, इसका नाम भी हम कैरेक्टर 1 लिखते हैं, इसका क्या नाम कैरेक्टर 1 लिखते हैं। फिर इंट फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू
मैप टू में से आप करो मैप टू ऑफ दिस थिंग, ठीक है, मैप टू ऑफ ऐसे लिखेंगे हम, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में, मैप टू ऑफ दिस कैरेक्टर वन, क्योंकि मैप टू में भी एक कैरेक्टर सेम कैरेक्टर मेरे पास अवेलेबल है। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इनफैक्ट मैं ऐसे प्रिंट भी करा सकता हूँ हमेशा कि मैप की इस चीज़ को प्रिंट कर दो। थोड़ा VS कोड में आते हैं, आई थिंक ये रह गया था। तो देखो आप ना ये भी प्रिंट करा सकते हो एंड में। देखो मान लो मैं लिखता हूँ सी आउट एम ऑफ, यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ ना, देखो मैप ऑफ, अगर मैं ये प्रिंट कराना चाहूँ तो देखो ये प्रिंट हो सकता है ऐसे, ये इस लोकेश की वैल्यू दे देगा मेरे को, या जो भी रोल नंबर था, देखो एंड में आ जाएगा 67, राइट। तो ये काम होता है यहाँ पे, ये काम होता है, इधर आते हैं। एनीवेज मैंने दूसरी फ्रीक्वेंसी निकाली। अब मुझे बस ये चेक करना है कि अगर ऐसा हो रहा है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी 1 है वो नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2 है, रिटर्न फॉल्स। अगर इक्वल टू है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो, बाकी कैरेक्टर्स के बारे में सोचो, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा काम करना है। जब सारी चीज़ें हो जाएगी लास्ट में आप रिटर्न ट्रू कर सकते हो। रन करते हैं, ठीक है। रॉन्ग आंसर आ रहा है, हाउ, आउटपुट आ रहा है ट्रू और द आउटपुट शुड बी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ क्या है, मैंने R लिखा है, R यहाँ पे मिल गया है, बिल्कुल A भी मिल गया है, T मेरा यहाँ पे मिला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर मुझे मैप 2 में मिलता ही नहीं है मेरा कैरेक्टर, तो इसके एल्स में भी आप सीधा रिटर्न फॉल्स करोगे, समझना। अगर मिल गया तो चेक करो, फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो छोड़ो, गलत हुई तो फॉल्स, अगर नहीं भी मिला तो भी सीधा रिटर्न फॉल्स है। रन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड डन, एक्सेप्टेड, सबमिट करो, फटाफट सबमिट करते हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ये देखो डन, ठीक है। तो दोनों मैप्स में सारी चीज़ें सेम है, इसको कहते हैं कंपैरिजन। समझ रहे हो ना यार, मैप के हर एलिमेंट पे गया, उसका वो की और वैल्यू दोनों निकाली मैंने यहाँ पे, की और फ्रीक्वेंसी। उस मैप 2 में मैंने इस की को ढूंढा, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली और कंपेयर की कि भाई क्या ये इसके बराबर है, इन फ्रीक्वेंसी 2 फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर है, नहीं है तो फॉल्स, वरना छोड़ दो। और अगर मिला ही नहीं मेरे को वो कैरेक्टर दूसरे मैप में, दूसरी स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर है ही नहीं प्रेजेंट, तो ये कभी एनाग्राम हो ही नहीं सकते। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरे तरीके के लिए इधर आओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 2 हैश मैप बनाऊँ, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं एक ही हैश मैप बनाऊँ, ये देखो मैं एक ही हैश मैप बनाऊँ अपनी S स्ट्रिंग का, जो कि देखो ये था A,1 फिर N,1 फिर A,2 फिर G,1, ठीक है, फिर R,1 फिर A,3 हो जाएगा ये हटके, और फिर लास्ट में M,1, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारी मेरी वैल्यूज़ है मैप के अंदर, N1, G1, R1, A3 और M1, राइट। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा मैप नहीं बनाऊँगा, मैं अपनी दूसरी स्ट्रिंग पे नागाराम पे ट्रैवल करूँगा। और अब देखना हम करेंगे क्या। जैसे मैं सबसे पहले N पे आया तो मैंने सर्च किया क्या ये इस हैश मैप में है। अगर कभी भी मैं ये देखता हूँ कि इस हैश मैप में है ही नहीं, मतलब इसका कोई भी की, रिटर्न फॉल्स। मैं देखता हूँ हैश मैप में है N,1, ये रहा, तो एक काम करो भाई, अगर 1 है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर दो, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो मैप से उड़ा दो। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैप से उड़ाना भी है, मैप से उड़ाना भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती है। वरना ऐसा होगा कि जैसे मैंने लिखा N, मैंने यहाँ चेक किया N,1, सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो N,0, और अगर कभी 0 दिखती है फ्रीक्वेंसी तो मैप से इरेज कर दो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आया A पे, तो मैं देखूंगा A यहाँ पे, यहाँ A,3 है, एक काम करो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, ठीक है, आगे बढ़ो। G पे आया, G की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम कर दो, G,0 बना दो। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो मैप से ही उड़ा दो, ये बाद में चेक करेंगे। फिर मैं A पे आया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फिर मैं R पे आया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, R,0 और उड़ा भी दिया। फिर मैं A पे आया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, जैसे ही 0 हुआ उड़ा दिया। फिर मैं M पे आया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, 0 हुआ उड़ा दिया। अब मैंने देखा मैप खाली है, तो अगर मैप खाली है तो रिटर्न टू, मैप में अगर कुछ रह गया रिटर्न फॉल्स। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें आप एक आपको कम लगाना पड़ेगा हैश मैप। तो फटाफट आते हैं इस पर, ये देखो इधर आ जाओ लैपटॉप स्क्रीन पे। मैंने बोला एक तो मेरे को दूसरा मैप 2 नहीं चाहिए फॉर T, ठीक है, और मेरे को ये भरना भी नहीं है T लेंथ में, सिर्फ अपनी स्ट्रिंग S के सारे कैरेक्टर्स विद फ्रीक्वेंसीज मैप कर दिए कि इतना कैरेक्टर इतनी बार आ रहा है इस मैप में, देखो एक सिंगल लाइन में हो जाता है। फिर अगेन मैप 1 के अंदर मैं सर्च मारूंगा चीज़ें, ऑटो एक्स इन मैप 1, नहीं ऐसे नहीं करूँगा, मैं सर्च मारूंगा इसमें। अब मैं अपनी T स्ट्रिंग में सर्च मारूंगा, एक एक करके अपनी दूसरी स्ट्रिंग में मैं ट्रैवल करूँगा, T.length आई विल ट्रैवल, और मैं इस कैरेक्टर को उठा के ले आऊँगा, कैर CH=T(i), ठीक है। अब देखना एक एक करके करेंगे क्या। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ये जो T का कैरेक्टर है क्या ये मैप में है, अगर मैप में है ही नहीं रिटर्न फॉल्स, ठीक है।
तो मैं चेक करूँगा क्या मैप 1 के अंदर, और इसका नाम मैप 1 ही था, हाँ, मैप 1 के अंदर फाइंड करो इस कैरेक्टर को। अगर ये है मैप के अंदर, अगर ये है मैप के अंदर, ठीक है, तो हम कुछ करेंगे। अगर ये मैप के अंदर है ही नहीं, रिटर्न फॉल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकंड, अगर मैप के अंदर मिला तो मैंने क्या बोला था, मैप में से उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। तो मैं मैप 1 के मैप में अगर मिल गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी में माइनस माइनस कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखूँगा, अगर अब ये जो मैप 1 ऑफ CH इसकी वैल्यू यानी कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ये फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर है तो अपने मैप 1 में से इरेज कर दो यार ये CH कंप्लीटली। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। दैट्स इट, ये आप काम करोगे मेरा काम हो जाएगा। ये चीज़ें चलती रहेगी मेरी, और जैसे ही मैं लास्ट में देखूँगा कि भाई अगर मैप 1 का जो साइज़ है अगर वो है अभी भी कुछ खाली नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू, या फिर सीधा रिटर्न ट्रू। रन करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बेटर तरीका है। एक मैप बनाओ, 2 क्यों बनाएंगे, सबमिट करो, डन, एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा लीड कोड का 1 क्वेश्चन है जो कि बहुत बच्चे बार बार पूछ चुके थे। ये लिटरली लीड कोड का नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब जो उसके नंबर होते तो लीड कोड 1, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, वेरी सिंपल 2 सम क्वेश्चन। फटाफट एक बार स्क्रीन पे आते हैं और 2 सम को समझते हैं। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वेरी फेमस। एक बार आप इसके लाइक्स देखो भाई, 50,000 ऑलमोस्ट, 49,000 थम्स अप्स। थम्स डाउन तो है ही क्यों, सोचो इतना भयंकर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो, इसका सबसे पहले तो हम नॉर्मल अप्रोच करके दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे यहाँ पे दे के रखा है, एक एरे दे रखा होगा नम्स और एक टारगेट। मुझे बताना है कि क्या इसमें ऐसे 2 एलिमेंट्स है कोई जिनका सम मिला के टारगेट के बराबर हो रहा है। तो टारगेट सम प्रॉब्लम है एक सिंपल सी। अगर है, जैसे 2 + 7 9 है, तो एक काम करो, क्योंकि 2 एलिमेंट्स ही मेरे को ढूंढने हैं, एक वेक्टर रिटर्न करना है मुझे। लेकिन वेक्टर नहीं कह सकते इसको, 2 एलिमेंट का वेक्टर है, क्योंकि ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स मेरे को रिटर्न करने हैं। और एलिमेंट्स रिटर्न नहीं करने 2 और 7, उनके इंडेसेस रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, विच इज़ सेइंग कि 0 और 1 पे जो पड़ा है उनको आप ऐड करोगे तो टारगेट बन जाएगा। तो आई थिंक ये निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप सबसे पहले 2 पे हो जैसे, ठीक है। तो आप क्या करो, 7 11 15 में ऐसे सर्च मारो कि जो भी मेरा रिमेनिंग नंबर आ रहा है अगर वो है तो पुश बैक करके रिटर्न कर दो। क्या मतलब यार, ये देखिए सबसे पहले तो आप बना लो एक वेक्टर इंट आंसर। वैसे तो इसमें आप साइज़ भी दे सकते हो 2, मर्जी है, लेकिन चलो पुश बैक कर देंगे। अब एक तरीका है हमारा लूप के अंदर, लूप फॉर इंट i = 0, i <n - 1, ठीक है, i++ फॉर इंट j = i + 1, j <n j++। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं एल्गोरिथम समझाता हूँ, एक बार इधर आइए। जैसे मान लो मेरा ये है 2 9 11 15, इधर आ जाइए। तो मैं सबसे पहले इस पे आया 2 पे, तो मैं क्या करूँगा, j = i + 1 से स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ पे सब पे सर्च मारूंगा। यहाँ पे 7 था ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे सब पे सर्च मारूंगा कि सबसे पहले इधर आया क्या नम्स ऑफ i + नम्स ऑफ j टारगेट के बराबर है। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने वेक्टर में ये जो i वाला इंडेक्स था और j वाला, इनको पुश बैक करके रिटर्न आंसर कर दो, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। ये देखिए, अगर इफ़ कभी भी नम्स ऑफ i + नम्स ऑफ j इक्वल टू द टारगेट, तो यहाँ पे एक काम कीजिए कि भाई अपने आंसर में पुश बैक करा दो। सबसे पहले इंडेक्स डालने हैं हमें i, और आंसर डॉट पुश बैक यहाँ पे करा दो अपना j, दैट्स इट। और फिर रिटर्न आंसर तुरंत कर दो। एंड में भी आप रिटर्न आंसर कर दो, भले ही खाली वेक्टर हो। रन करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो बहुत, ठीक है। कंपाइल एरर आ रहा है क्यों भाई, n तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। int n = nums.size, हो जाती है गलती कभी कभी, आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। रन करो। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं आई बिलीव, बहुत पहले। सबमिट करो, डन। लेकिन ये बिग O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, वो तो ये इजी क्वेश्चन है इसलिए एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। वरना ये बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें करना है, दिस इज n²। अब यहाँ पे देखो फॉलो अप क्वेश्चन लिखा होगा, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिदम दैट इज लेस दैन O ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यस, देयर आर 2 एल्गोरिदम्स वैसे तो, लेकिन हम बेटर वाला करेंगे, बिग O ऑफ n के अंदर सॉल्व करेंगे, एक ही पास के अंदर। कैसे कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे आओ आईपैड स्क्रीन पे और आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम समझाते हैं। इसका अगर कोई दूसरा एग्जांपल होगा तो उसके बेसिस पे आएंगे हम, ठीक है भाई। तो इधर आते हैं,
एंड एक काम करते हैं कि भाई ये देखिए, मान लो ये मेरा एरे है, मुझे टारगेट 9 दे रखा है, तो ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ इसका और इसका सम 9 के बराबर है, तो मेरे इंडेक्स है 0 1 2 3, तो 1 और 3 मुझे रिटर्न करके देने हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग हैश मैप। अब हैश सेट से हम इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम इसके बराबर है, सिर्फ नंबर्स, तो हैश सेट से काम हो जाता। आप सिंपल एक काम ऐसे मेंटेन करते, अपना एक सेट बना लेते आप, जिसके अंदर आप क्या करते, अनऑर्डर्ड सेट। सबसे पहले 2 आया, ठीक है, मैं चेक करूँगा 2 है ना मेरे पास, तो मैं चेक करूँगा मेरे पास एक टारगेट है, एक करंट एलिमेंट है, तो टारगेट माइनस करंट एलिमेंट 7। मैं चेक करूँगा क्या 7 सेट में है, नहीं, आगे बढ़ो। फिर मैं 5 पे आया, तो टारगेट माइनस 5 4, क्या 4 सेट के अंदर है, नहीं, आगे बढ़ो। बट उससे पहले मैं देखूँगा, हमेशा मैं करूँगा टारगेट माइनस ARR ऑफ 7। अगर 7 सेट में नहीं है तो हम 2 को सेट में डाल देंगे। फिर मैं 5 पे आया, तो टारगेट माइनस 5 4, क्या 4 सेट में है, नहीं, तो 5 को यहाँ पे डाल दो। फिर मैं 11 पे आया, टारगेट माइनस 11 -2, क्या -2 सेट में है, नहीं, तो एक काम करो 11 को डाल दो यहाँ पे। फिर मैं 4 पे आया, फिर मैं क्या देखूँगा, टारगेट -4 यानी कि 5, 9 - 4 5, क्या 5 सेट में है, येस। तो सिंपल एक काम करो, आपको पता लग गया 4 और 5 वो नंबर्स है जो कि आपके आंसर है। लेकिन ये सेट वाली अप्रोच इस पर्टिकुलर टू सम के लिए काम नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे इंडिसेस चाहिए, ठीक है, मुझे बस इंडेक्सेस चाहिए यहाँ पे कि भाई इसका इंडेक्स क्या था। जैसे 5 का इंडेक्स 1 था, तो अगर कुछ ऐसा होता कि मैं 5 की जगह अब ऐसा कुछ करूँ, अब देखना कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम तरीका है, अब मैं लगाऊंगा मैप, बनाऊंगा, मैप काम कर देगा, क्योंकि मैप में की और उसकी वैल्यू, अब मैं वैल्यू को एज फ्रीक्वेंसी नहीं लूँगा, एज इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कराऊंगा, यानी कि उसका इंडेक्स, उसका रोल नंबर। जैसे मैं आया 2 पे, तो सबसे पहले मैंने 9 - 2 7 किया, क्या 7 मेरे मैप में नहीं है, तो 2 को यहाँ पे पुश कर दो, और 2 का इंडेक्स क्या है, 2 के साथ साथ 2 का इंडेक्स डाल दो, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे मैप ऑफ 2 इज इक्वल टू जो भी मेरा आई है, ध्यान रखना। तो 2, 0 डाल दिया। फिर मैं 5 पे आया, तो 9 - 5 4 होता है। 4 मेरा क्या मैप में है, नहीं, 4 मेरे मैप के अंदर नहीं है। अगर 4 मैप के अंदर नहीं है तो एक काम करो, यहाँ पे 5, 1 डाल दो, इंडेक्स ये डालेगा। फिर मैं इधर 11 पे आया, तो 9 - 11 -2 मैप में नहीं है, तो 11, 2 यहाँ पे डाल दो। फिर मैं 4 पे आया, तो 9 - 4 5 होता है, क्या 5 मेरा मैप में है, येस। तो एक काम करो, ये वाला जो इंडेक्स है 3 और ये जो 1 है, इनको आप रिटर्न कर दो, या पहले 1 को डाल दो वेक्टर में, या 3 को डाल दो, किसी भी ऑर्डर में डाल दो, आपका काम चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सिर्फ एक फॉर लूप में मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो अप्रोच है, यहाँ पे मैं मैप में, ध्यान देना, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम की और इंडेक्स पेयरिंग कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो एनाग्राम क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई की थी मेरी, या फिर कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही थी। तो मैप्स 2 तरीके के काम आते हैं मोस्टली, की और फ्रीक्वेंसी, या फिर की और, या फिर उसका कोई रोल नंबर, इंडेक्स, ठीक है। इधर आते हैं, एम्प्लॉय आईडी, इधर आ जाओ। तो मैंने बोला भाई साहब, एक तो सबसे पहले ये बना दो, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। और कौन सा मैप बनेगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर। एक इंटीजर किसके लिए, की के लिए, और ये इंटीजर इंडेक्स के लिए। तो मैंने एक बना दिया मैप, बहुत बढ़िया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, ऑब्वियसली पूरे एरे के अंदर लगाएंगे, लेकिन इस बार सिंगल लूप में हो जाएगा काम। और मैं सबसे पहले चेक करूँगा, भाई ऐसा है कि भाई एक तो जो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं, इंट एलिमेंट ऐसे लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर मैप में, अगर मैप डॉट फाइंड, अगर मैप में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर मैप में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बहुत सिंपल सा काम है। अगर मैप में है ये एलिमेंट को नहीं ढूंढना, आपको टारगेट को ढूंढना है, सॉरी रिमेनिंग को, ठीक है। समझना मेरी बात, मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इधर आइए, यहाँ पे जब मैंने ट्रैवल किया था, तो मैंने देखा ये मेरा एलिमेंट है, ये क्या है, टारगेट माइनस ARR और वाई। मेरे को ये चेक करना होता है, रिमेनिंग पार्ट मेरे को यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। अगर रिमेनिंग है तो मेरा काम बनता है। तो इधर वापस से आओ, मैं बोलूँगा इंट रिमेनिंग इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे वो रिमेनिंग नंबर है जो कि प्लस होकर टारगेट बनता है। मैं बोलूँगा अगर है, देखो अगर नहीं है तो आप ये करते थे एल्स अपने मैप के अंदर डाल दो। तो मैप ऑफ दिस
रिमेनिंग नहीं, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई, मैप में वो नम्स ऑफ आई वाला एलिमेंट डालते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स डालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और अगर मिल जाता है तो आप सीधा आंसर रिटर्न कर सकते हो। कैसे? आप अपने आंसर में सबसे पहले तो पुशबैक करा दो, इंडेक्स पुशबैक कराना है। तो क्या पुशबैक कराओगे? अगर आपको जो ये रिमेनिंग मिल गया है तो आप पुशबैक करा दो मैप का रिमेनिंग, यानी कि मैप का रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग का इंडेक्स, उसकी वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है, मैप की ये मिल जाएगी हमें। और फिर आंसर में दूसरी चीज़ भी पुशबैक करा दो। आंसर में दूसरी चीज़ क्या पुशबैक करानी है कि भाई एक तो ये एलिमेंट रिमेनिंग हो गया और एक ये नम्स ऑफ आई हो गया। तो मैप में पुश करा दो यहाँ पे क्या? आई, नम्स ऑफ आई नहीं, वो आई इंडेक्स। रन करते हैं, सिंपल। देखो बिग ऑफ एन अप्रोच, देखो हो गया, एक्सेप्टेड, सबमिट करो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हैश मैप्स क्या है। एक ही लूप में सारा काम हो जाता है और ये सारी चीज़ें बिग ऑफ वन है। देखो एक्सेप्टेड, बिग ऑफ वन ऑपरेशन होता है। तो मैप्स यार बहुत ज़्यादा अल्टीमेट चीज़ है। अब आज का अपना एक बार लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आईपैड पे आ जाओ यार एडिटर, और आज का एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, विच इज़ यूनिक नंबर ऑफ अक्रेंसेस। गुड क्वेश्चन, लीड कोड 1207, जिसके अंदर एक तो मैप भी यूज़ होगा, हिंट ये है, और सेट भी यूज़ होगा, या फिर ये दो यूज़ होंगे, ये दो यू, या फिर देखते हैं एक बार कैसे कर सकते हैं। हमने अलग अलग चीज़ें करके देखी है, दो मैप्स को देखा, सेट को देखा, सारे ऑपरेशंस देख लिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लीड कोड 1207। क्या कहते हैं क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे कहता है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR। तो बस एक एरे दे रखा है और मेरे को बूल रिटर्न करना है। रिटर्न ट्रू इफ द नंबर ऑफ अक्रेंसेज ऑफ ईच वैल्यू इन द एरे इज यूनिक और फॉल्स अदरवाइज। अब एक बार इसकी बात समझना, यहाँ पे क्या है, एक एरे दे रखा है और एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, जैसे 2 2 1 1 1 3, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, ये ऐसे रिटर्न करके देना है कि यार देखो मेरा 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। देखो 1 3 बार आ रहा है, 2 मेरा 2 बार आ रहा है, और 3 मेरा 1 बार आ रहा है। तो इसका आंसर है ट्रू। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो, जैसे मान लो 1 मेरा 4 बार आ रहा है और 4 होता है यहाँ पे, 4 भी 4 बार आ रहा है, तो फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ये फॉल्स आएगा, मेरा 1 एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, तो फॉल्स। नहीं नहीं, सब अलग अलग बार आने चाहिए, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा एक बार वीडियो को पॉज करो, करा ट्राई। आई होप आपने किया होगा। अब फटाफट आपके सामने मैं इधर आ जाता हूँ। जैसे ये वाला ट्रू है ना, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। फटाफट 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने लूँगा। यहाँ पे आ जाओ आईपैड स्क्रीन पे एडिटर, और आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मान लो आपको इनपुट एरे दे रखा है, यहाँ पे क्या था मेरा, ये 1 2 2 1 1 3, मेरे को ये दे रखा है। कैसे इसको सॉल्व करें, ट्रू और फॉल्स कैसे रिटर्न करें? सबसे पहले एक मैप बनाऊंगा मैं। मैप क्या करेगा? मेरी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा सबकी। तो वो आप सबको आता है, इस पर पूरा फॉर लूप चलाओ और मैं सिंपल लिखूंगा MP ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्टोर हो जाएगा, 1 मेरा 3 बार आ गया, 2 मेरा 2 बार आ गया, 3 मेरा 1 बार आ गया। बहुत सिंपल है ये। और ये स्टोर ऐसे होगा, एक एक करके मैं आपको अगर समझाऊँ तो टेक्निकली ये होगा 1 1 2 1, फिर कट के 2 2 हो जाएगा, फिर कट के 1 2 हो जाएगा, फिर ये कट के 1 3 और 3 1। एनीवेज बात यही है मेरी, ठीक है भाई। तो मेरा मैप बन गया। अब मुझे क्या करना है, मैप के अंदर मैं ये कैसे देखूं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी इससे अलग है, इससे अलग है? मतलब एक एक करके मैप में फॉर लूप लगाऊंगा? नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगड़ जाएगी। अभी तक बस बिग ऑफ एन लगा है और मेरे को बिग ऑफ एन ही चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? अब सिंपल यार, एक काम करो ना, हो सकता है इसमें से इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 होती, ये भी 2 होती। अब इस पूरे मैप पे ट्रैवल करो, फॉर ईच लूप लगाओ, बिग ऑफ एन में ट्रैवल करो और एक सेट बना दो। अब एक सेट बनाओ और एक काम करो, जैसे मैं इस पे आया 3 पे, इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दो, बस यहाँ पे डाल दी मैंने 1, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। मैं 3 पे आया, 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दी यहाँ पे 1। फिर मैं 2 पे आया, 2 की फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दी 2, बट उससे पहले मैंने चेक किया 2 क्या पहले से है यहाँ पे? नहीं है, तो डाल दिया। फिर मैं देखा 3 पहले से है, नहीं, ये 3 चीज़ें डाली है, ठीक है। और जब ये सारा काम हो जाता है तो आप एट द एंड रिटर्न ट्रू कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि मेरा एरे मुझे दे रखा होता, मान लो 1 1 2 2 2 3 3, अब ये दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने एक मैप बनाया। मैप के अंदर एट द एंड ये डल गया मेरा 2 3 और 3 2। फिर मैंने एक सेट बनाया, सेट के अंदर मैं सबकी फ्रीक्वेंसीज डाल रहा हूँ। तो मैंने जैसे देखा, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। एनीवेज, और हम सर्च कर सकते हो उस एलिमेंट को बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में। मैप क्यों बनाएंगे वापस से? मैंने देखा है क्योंकि मैप 2 चीज़ें घेर रहा है ना,
मैं देखता हूँ इस पर ट्रैवल हो रहा है रैंडम, जैसे मान लो मैं इधर आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, क्या यहाँ पे 2 है पहले से? नहीं, तो डाल दो। फिर मैं इधर आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 पहले से है? नहीं। फिर मैं इधर आया 2 क्या पहले से? हाँ, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 मेरा पहले से है। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। पहले वीडियो को प्लीज़ पॉज करके खुद ट्राई करो, क्वेश्चन मैंने पूरा तो एल्गोरिथम समझा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। 2 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज करो फटाफट। सेकेंड ऑफ ऑल एक अनऑर्डर्ड मैप बना दो, जिसमें हम क्या लिखेंगे? अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप में क्या लिखने वाले हैं? सिंपल सी चीज़ है, इसकी 2 चीज़ें रहेगी, इंट और इंट ही तो होगा, नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो इंट कॉमा इंट, ये देने की ज़रूरत नहीं है, मर्जी आपकी। इसका नाम मैंने रख दिया m। अब फटाफट एक फॉर लूप लगाओ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और आपको कुछ नहीं करना, आप सब जानते हो मैप में इंसर्ट कैसे करते हैं हम। m ऑफ ARR ऑफ i इज प्लस प्लस, अपने आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरा एक लाइन में इंसर्शन हो जाती है। ये इंसर्शन करना कितना ज़्यादा बढ़िया है, राइट। अब मैं बनाऊंगा एक सिमिलरली अनऑर्डर्ड सेट। मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड सेट। ऑफ कोर्स सेट एक ही चीज़ लेता है, इंट, पेयर नहीं होता सेट। ठीक है, मैंने बनाया सेट। मैं अब क्या करूँगा, एक एक करके सेट के अंदर एलिमेंट्स डालूंगा। किस में से? एरे में से? नहीं, मैप में से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे सेट के अंदर ये नहीं डालना 1 2 3, ये मेरे को सेट के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसीज डालनी है। मेरे को सेट के अंदर ये नहीं डालना -3 नहीं, मेरे को इनकी फ्रीक्वेंसीज डालनी है यहाँ पे सेट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैप पे ट्रैवल करूँगा। तो लिख दो फॉर ऑटो, क्योंकि मैप में हम ऑटो लिखते हैं। ऑटो x इन m, मतलब पेयर ले रहा हूँ मैं पूरा। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट की इज इक्वल टू, वैसे तो हमें इंट की लेनी ही नहीं है, हमें बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। इंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इस x का सेकेंड। तो मैं सारे मैप पे ट्रैवल कर रहा हूँ, इधर आओ एक बार। जैसे मैं इस मैप पे ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं इस मैप पे, तो जो x है ना मेरा ऑटो x का मतलब ये या ये पूरा पेयर, तो मैं x का सेकंड को ही देख के उसको डालना चाहता हूँ बस। ठीक है, तो इधर आओ, मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि भाई अगर गलती से भी मेरे सेट के अंदर सेट डॉट फाइंड ये फ्रीक्वेंसी मिल गया, ये एलिमेंट मेरे को मिल गया सेट के अंदर गलती से पहले से, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स। और अगर नहीं मिला तो आप एल्स केस में सेट के अंदर डालोगे उसको। तो सेट में ऐसे इंसर्ट करते हैं, सेट में डाल दो। ठीक है, दैट इज इट। अगर ये पूरा लूप चल जाता है, मैं बस पुश करते रहता हूँ वैल्यूज़, कभी भी रिपीटिव वैल्यूज़ नहीं आती, लास्ट में आप रिटर्न ट्रू कर सकते हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सेट और मैप दोनों काम आ गए हमारे यहाँ पे। रन करते हैं तो आप देख सकते हो, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं एंड डन। ये देखिए एक्सेप्टेड। ठीक है, तो काफ़ी प्यारा यार, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये हमारा, किसका? सेट और मैप मिला के। तो आज यार हमने बेसिकली किया क्या है, हम जो ऑर्डर्ड मैप होता है, अनऑर्डर्ड मैप होता है, इनके बारे में भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में देख लेंगे, बहुत छोटी सी बातें है, वो ज़्यादा बड़ी है नहीं। और मैप और सेट के बीच में डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आज हमने STL पढ़ा, मैप्स कैसे काम आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुधारने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितने ज़बरदस्त होते हैं यहाँ पे, हमने उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया है। सेट किया, सेट के 2 क्वेश्चन किए, मैप किया, मैप के 2 क्वेश्चन किए, और लास्ट में हमने सेट प्लस मैप का 1 क्वेश्चन किया। अगले लेक्चर में हम 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम कुछ ट्रीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, शायद हो सकता है नेक्स्ट में ही करें, और आपको डेफिनेटली यार मज़ा आ जाएगा। अब मैप्स आपकी हर जगह आने वाले हैं, तो अब मैं पुराने क्वेश्चंस वो लेने लग जाऊंगा डाउट सेशन में, जहाँ पे मैप्स यूज़ में है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।